तो कहानी की शुरुआत में हमें हीरो और डीमन किंग की फाइट दिखाई जाती है और हमें बताया जाता है कि डीमन किंग को हराने के लिए हमेशा एक हीरो आता है। लेकिन डीमन किंग सिर्फ इसलिए नहीं हारता क्योंकि उसके पास काफी पावरफुल कमांडर्स हैं और डीमन किंग के उन कमांडर्स को बोला जाता है कॉप्स कमांडर। और डीमन किंग के पास में ऐसे 12 कॉप्स कमांडर हैं और ह्यूमंस की पूरी आर्मी में कोई भी ऐसा नहीं है जो उनके खिलाफ खड़ा हो सके। पर हीरो के सामने कॉप्स कमांडर भी कुछ नहीं कर पाते और इसी वजह से हीरो को डीमन किंग के सिवा और कोई नहीं मार सकता। लेकिन डीमन किंग की आर्मी में एक बंदा एग्जिस्ट करता है जिसने हीरो को ही मार दिया था और वो है द लेजेंडरी जीरो कॉप्स कमांडर जिसका नाम है डीमन एरट। और डीमन एरट डीमन किंग के बाद में सबसे ज्यादा पावरफुल है जिसकी वजह से डीमन किंग भी डीमन एरट की काफी ज्यादा वैल्यू करते हैं। और फिर हमें डीमन एरट को दिखाया जाता है जिसने डीमन किंग को रेजिग्नेशन लेटर दिया होता है और फिर डीमन किंग काफी गुस्सा करते हुए बोलते हैं आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी मुझे अकेला छोड़ने की। और अगले ही पल डीमन किंग डीमन एरट के पाँव में गिर जाते हैं और बोलते हैं आखिर तुम मुझे छोड़ के क्यों जा रहे हो और क्या इस डिमोनिक रियलम में किसी ने हिम्मत करी तुम्हारे साथ मिसबिहेव करने की। और फिर डीमन किंग सोचने लगता है ये पॉसिबल नहीं है। भले ही डीमन एरट एक ह्यूमन है लेकिन वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और पूरी डिमोनिक रियलम में सब डीमन एरट की पावर को जानते हैं। किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं कि वो इसके सामने बोल सके। तभी डीमन एरट बोलता है नहीं मेरे साथ किसी ने मिसबिहेव नहीं किया। तभी डीमन किंग पूछते हैं आखिर तुम इस डिमोनिक रियलम को क्यों छोड़ना चाहते हो। और तभी डीमन एरट बोलता है अगर मैं आपको रीजन नहीं बताऊं तो क्या आप मुझे मार देंगे। और तभी डीमन किंग बोलते हैं नहीं मैं तुम्हें कभी भी नहीं मार सकता। और वो अपने मन में सोच रहे होते हैं तुम मेरे सबसे बड़े ट्रेजर हो और लगता है मैंने तुम्हें बॉर्डर्स में नहीं भेजा इसलिए तुम मुझसे काफी ज्यादा नाराज हो। और डीमन एरट बोलता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन तभी डीमन किंग रुक जाते हैं और देखते हैं कि डीमन एरट के नाक से खून आ रहा है। और तभी डीमन एरट बोलने लगता है डीमन किंग प्लीज मुझे माफ कर दीजिए मेरी वजह से आपका फ्लोर गंदा हो गया। और तभी डीमन किंग चिल्लाते हुए बोलते हैं फटाफट से जीरो कॉप कमांडर के डॉक्टर को यहाँ पे बुला के लाओ। और फिर हम देखते हैं डॉक्टर आगे होते हैं और वो डीमन एरट को चेक कर रहे होते हैं। और तभी डीमन किंग पूछते हैं आखिर डीमन एरट कैसा है। और तभी डॉक्टर बोलने लगता है हीरो से फाइट करने के बाद में इनकी बॉडी कंडीशन ठीक नहीं रहती। और हमें बताया जाता है कि वो है जीरो कॉप कमांडर का स्पेशल डॉक्टर जिसका नाम है बेन टेनिसन। और तभी डीमन किंग काफी ज्यादा गुस्सा होता है और अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगते हैं और बोलते हैं मैंने तुम्हें यहाँ पे इसलिए नहीं बुलाया तुम फटाफट से यहाँ पे डीमन एरट को ठीक करो और अगर तुम अपने काम में फेल हो जाते हो तो मैं तुम्हें यही मार दूंगा। और तभी डॉक्टर बेन बोलते हैं मैं अपना बेस्ट दूंगा। और फिर हम देखते हैं डीमन एरट को स्ट्रेचर पे लेके जा रहे होते हैं। फिर सब लोग बात कर रहे होते हैं कि डीमन एरट डीमन किंग के बाद में सबसे ज्यादा पावरफुल है। यहाँ तक कि हीरो से फाइट करने के बाद वो काफी ज्यादा घायल है फिर भी वो अभी इतने पावरफुल है कि वो पूरे डीमन रियल को खत्म कर सकते हैं। और डीमन एरट मन में सोच रहा होता है इन लोग के मन में जो आ रहा है वो ये लोग बोल रहे हैं लेकिन मैं तो बस यहाँ से रिजाइन दे के एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता हूँ। इन लोगों का कहना है कि मैंने हीरो को मारा है और मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ लेकिन ये लोग बहुत बड़े बेवकूफ है। और फिर हम देखते हैं बेन उसको लैच करके वहाँ चला जाता है और डीमन एरट बोल रहा होता है मेरा असली नाम डीमन एरट नहीं बल्कि डियोन हार्ट है। और इन लोग को ऐसा लग रहा है मैं बिल्कुल वैसा नहीं हूँ बल्कि मैं तो वीकेस्ट ह्यूमन हूँ जिसको एम्पायर ने भी ठुकरा दिया। तभी हम देखते वहाँ पे एक मेड डीमन एरट को पानी देने के लिए आती है और उसका हाथ गलती से डीमन एरट से टच हो जाता है जिसकी वजह से वो डीमन एरट से माफी मांगती है। और वो वहाँ से जाते हुए सोच रही होती है मैं कितनी ज्यादा लकी हूँ कि मेरा हाथ डीमन एरट से टच हो गया। और डीमन एरट मन में सोच रहा होता है डीमन रियल के लोग मेरे से काफी ज्यादा नफरत करते हैं इसलिए मेरा हाथ उससे टच होने पे उसने मेरे से माफी मांगी। हालांकि अगर डीमन किंग की बात करी जाए तो मेरे काफी ज्यादा केयर करते हैं लेकिन उनकी केयर मेरे लिए कभी कभी बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। और मुझे लगता है मैं डीमन रियल का इकलौता ह्यूमन हूँ जो कि वीकेस्ट बॉडी के साथ पैदा हुआ है। हालांकि इन लोगों को काफी ज्यादा गलत फहमी है कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ और इसीलिए मैं यहाँ का जीरो कॉप कमांडर बन गया जिस पे डीमन किंग को सबसे ज्यादा भरोसा है। हालांकि मैं अभी के लिए इनसे झूठ बोल ले रहा हूँ कि ये सब मेरे हीरो से फाइट का आफ्टर इफेक्ट है। लेकिन जिस दिन उन लोगों को पता चला कि मैं काफी ज्यादा वीक बॉडी के साथ पैदा हुआ हूँ तो फिर उसी दिन वो लोग मेरे को मार देंगे। और यही सोचते हुए डीमन एरट अचानक से उठ जाता है और बोलता है मैं यहाँ पे डीमन रियल में नहीं रह सकता क्योंकि जब तक ये लोग मेरे को स्ट्रॉन्ग समझ रहे हैं तब तक तो काफी अच्छी बात है लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं इन लोगों को ज्यादा देर तक झूठ बोल पाऊंगा। तो मेरे लिए जिंदा रहने का सिर्फ एक ही तरीका है कि मैं यहाँ पे डीमन रियल से बाहर निकल जाऊँ। और तभी हम देखते एक बंदा वहाँ पे एंटर करता है और वो भी जीरो कॉप कमांडर का साथी होता है जिसका नाम था ईडी। और तभी डीमन एरट बोलता है क्या तुम ह्यूमन वर्ल्ड से वापस आ गए। तभी ईडी बोलता है हाँ मैं वहाँ से वापस आ गया और मैं आपके लिए एक मिरर क्यूब लेके आया हूँ। और डीमन एरट मन में सोच रहा होता है ईडी उन डीमन में से एक है जिनके साथ मैं काफी ज्यादा कंफर्टेबल हूँ और वो मेरे लिए ह्यूमन वर्ल्ड में जाके काफी अच्छी चीजें लेके आता है जिससे मैं यहाँ पे बोर फील ना करूँ। तभी ईडी पूछने लगता है डीमन एरट मैंने क्या सुना कि आप यहाँ पे बेहोश हो गए थे। फिर डीमन एरट बोलने लगता है हाँ तुमने बिल्कुल सही सुना लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी ईडी काफी ज्यादा परेशान होता है बोलता है आखिर आप ठीक कैसे हो सकते हैं क्योंकि जो खतरनाक फाइट हुई थी हीरो के साथ उसके बाद से आप काफी ज्यादा घायल हैं। काश ऐसा कोई तरीका हो जिससे हम आपको ठीक कर पाते। डीमन एरट मन में सोच रहा होता है अगर मुझे ठीक होना है तो मुझे वापस जन्म लेना पड़ेगा। तभी ईडी बोलने लगता है मैं कोई ना कोई तरीका ढूंढ लूंगा आपको ठीक करने का भले मुझे इसके लिए बेन को बुरी तरीके से मारना क्यों ना पड़े। और तभी डीमन एरट मन में सोच रहा होता है सच में डीमंस काफी ज्यादा स्कैरी होते हैं आखिर बेचारे बेन की क्या गलती। फिर ईडी उसको बोलता है डीमन एरट आप थोड़ा आराम कर लीजिए मैं यहाँ जाता हूँ। डीमन एरट मन में सोच रहा होता है मेरे यहाँ पे काफी सारे डीमंस केयर करते हैं लेकिन असली बात तो ये है कि मेरे यहाँ पे सर्वाइव करना काफी ज्यादा मुश्किल है। हम देखते सीन चेंज होता है और हमें डीमन किंग का सीन दिखाया जाता है और वो बोलते मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही आखिर डीमन एरट इस पोस्ट को क्यों छोड़ना चाहता है क्योंकि उसके फेस के एक्सप्रेशन से तो कोई नहीं बता सकता वो अपने मन में क्या सोच रहा है। हालांकि अगर बात करी जाए तो जब मैं उसे पहली बार मिला था तब भी उसको प्रिडिक्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल था
और जब मैंने उसको देखा तो मैंने देखा कि उसने हीरो को मार दिया है। नहीं, उसने हीरो को सेल्फ डिस्ट्रक्शन करने से भी रोक दिया। उसके बावजूद भी उसके पास इतनी पावर थी कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके। सच में अंपायर ने यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग बंदा भेजा है। और तभी डीमन किंग डीमन नाइट उसको नाम पूछते हैं और डीमन नाइट अपना नाम डियोन हार्ट बताता है। और डीमन किंग सोच रहे होते हैं अगर मैं एम्परर की जगह पे होता तो मैं कभी भी ऐसे बंदे को मरने के लिए नहीं भेजता। और उसी वक्त डीमन किंग डियोन हार्ट से पूछते हैं क्या तुम मेरी आर्मी को ज्वाइन करना चाहोगे। और तभी हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। डीमन किंग सोच रहे होते हैं हालांकि अगर बात की जाए तो उसके पास वो कभी फाइट पे नहीं गया, तो वो काफी ज्यादा घायल है, आखिर में उसको मिशन पे कैसे भेज सकता हूँ। और तभी वो कुछ नोटिस करते हैं और बोलते हैं मैं चाहता हूँ कि सारे कॉप्स कमांडर की मीटिंग रखी जाए, फटाफट से सबको इन्फॉर्म कर दो। मुझे लगता है डीमन नाइट को इससे काफी ज्यादा खुशी मिलेगी। और फिर सीन चेंज होता है, हमें दिखाया था डीमन नाइट को जो कि काफी ज्यादा गुस्से में होता है और सोच रहा था मुझे खुद डीमन किंग ने बोला था कि तुम जाके आराम से रेस्ट करो, और वो अब खुद मुझे मीटिंग में बुला रहे हैं और वो भी सारे कॉप्स कमांडर के साथ में। कहीं डीमन किंग ये तो नहीं सोच रहे कि वो सारे कॉप्स कमांडर के साथ मिलके मुझे मार देंगे। शायद से उनको इस बारे में पता चल गया होगा कि मैं काफी ज्यादा वीक हूँ, लेकिन मुझे लगता है अगर मेरे एक भी चांस है तो मुझे उसे नहीं गंवाना चाहिए। मुझे कैसे भी करके अपने फेस पे इस एग्रेशन को मेंटेन करके रखना पड़ेगा। तो वहाँ पे एक गार्ड बोल रही होती है इसका मतलब यही वो इंसान है ना जिसके बारे में बहुत ज्यादा बातें होती हैं, मैंने इनको पहली बार देखा है। तो उसके पास वो लड़का बोलने लगता है तुम्हें अभी भी इनका नाम याद नहीं है। और मेरी बात ध्यान सुनो, ये वो है जिन्होंने हीरो को मारा था। जब डीमन किंग ने इनसे इनका नाम पूछा तो इन्होंने अपना नाम डीमन नाइट बताया। और मैं अपनी लाइफ में कभी भी नाम नहीं भूल सकता क्योंकि इससे डिमोनिक नाम मैंने आज से पहले कभी नहीं सुना। और डीमन नाइट मन में सोच रहा होता है लेकिन मैंने तो डियोन हार्ट बोला था। और तभी वो दोनों गार्ड सोच रहे होते हैं लगता है डीमन नाइट काफी ज्यादा बुरे मूड में है। तभी वो दोनों गार्ड बात कर रहे होते हैं अगर डीमन नाइट सारे कॉप्स कमांडर से फाइट करे तो भी वो एक झटके में उनको हरा देंगे। डीमन नाइट मन में सोच रहा होता है लोग क्या फालतू बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि मैं उन लोगों को एक भी हिट लगा पाऊंगा। और जितना ज्यादा टाइम होता जा रहा है ये मिसअंडरस्टैंडिंग काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है, मुझे कैसे भी करके यहाँ से भागना ही होगा। तभी हम देखते डीमन नाइट गेट के पास जाता है और बोलता है मैं हूँ डीमन नाइट, फटाफट से मीटिंग रूम का गेट खोलो। और तभी हमें मीटिंग रूम का सीन दिखाया जाता है। डीमन किंग बोल रहे होते हैं अब हमारे सबसे पावरफुल कमांडर हमको ज्वाइन करेंगे जो कि है जीरो कॉप कमांडर डीमन एरट। तभी डीमन किंग बोलते हैं तो आखिरकार डीमन एरट तुम यहाँ पे आ ही गए। और डीमन एरट बाहर से तो काफी ज्यादा कोल्ड लुक दे रहा होता है लेकिन अंदर से उसकी काफी ज्यादा फट रही होती है। तभी हमें फर्स्ट कॉप कमांडर जयकार को दिखाया जाता है, बोलते हैं कि डीमन एट आप डीमन किंग के बरोबर पावरफुल है, आपको उनके पास ही बैठना चाहिए। फिर हमें थर्ड कॉप कमांडर एसिल को दिखाया जाता है और एसिल सोच रहा होता है इस बंदे को देख के विश्वास ही नहीं होता ये इतना ज्यादा पावरफुल हो सकता है कि डीमन किंग को भी हरा सके, मैं पक्का इसे फाइट करके देखना चाहता हूँ। और फिर वहाँ पे फोर्थ और सिक्स्थ कॉप कमांडर को भी दिखाया जाता है। 11th कॉप कमांडर सोच रही होती है काफी ज्यादा अच्छा दिखना होगा, यहाँ पे डीमन एट आ चुके हैं। और हमारे प्यारे डीमन नाइट सोच रहे होते हैं कि यहाँ पे तो काफी सारे कॉप्स कमांडर है, मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा डर लग रहा है, मुझे वापस अपने रूम में जाना है। फिर डीमन किंग डीमन नाइट से पूछते हैं क्या तुम ठीक हो। और डीमन नाइट बोलते हैं हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और प्लीज मुझे माफ कर दे, मैं काफी ज्यादा लेट हो गया। फिर डीमन किंग बोलते हैं इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वैसे भी तुम इंजर्ड हो और तुम थोड़ा लेट भी करते तो कोई बात नहीं। और तभी उनके पास में एक वेटर आता है और बोलता है डीमन नाइट क्या मैं आपको ड्रिंक सर्व करूं। डीमन नाइट मन में सोच रहा होता है मीटिंग रूम में आने की मेरी एक वजह ये भी है क्योंकि मुझे डीमन रियल की वाइन काफी ज्यादा पसंद है, लेकिन जब वो उस वाइन को पीते हैं तो वो बोलते हैं ये तो अल्कोहल है ही नहीं बल्कि ये तो ग्रेप जूस है। और ये सुन के डीमन किंग के साथ साथ सारे कॉप्स कमांडर काफी ज्यादा डर जाते हैं। तभी डीमन नाइट काफी ज्यादा गुस्सा करने लगता है, बोलते हैं मैंने सोचा था कि मुझे यहाँ पे अल्कोहल मिलेगी लेकिन यहाँ पे आखिर मेरे साथ क्या मजाक हो रहा है। और डीमन नाइट मन में सोच रहा होता है क्या मैं ह्यूमन हूँ इसलिए वो मेरे को अल्कोहल नहीं देंगे। और तभी डीमन किंग बोलने लगते हैं प्लीज मुझे माफ कर दो, लेकिन ये सब करने के लिए मैंने ही ऑर्डर दिया था। तभी डीमन नाइट बोलता है लेकिन क्यों। डीमन किंग बोलने लगते हैं क्या तुम नहीं जानते मैंने ऐसा क्यों किया। और तभी डीमन नाइट मन में सोचने लगता है ऐसा तो नहीं कि डीमन किंग को पता चल गया कि मैं कितना ज्यादा यूजलेस हूँ इसीलिए वो मेरे ऊपर अल्कोहल का खर्चा नहीं करना चाहते। अगर ऐसी बात है तो मुझे लगता है ये लोग यहाँ पे मेरा एंड अनाउंस करने वाले हैं। वही डीमन किंग बोलने लगते हैं तुम प्लीज शांत हो जाओ और गुस्सा करने से पहले मेरी बात सुनो, तुम्हें ये बात पता है कि मैंने यहाँ पे मीटिंग क्यों बुलाई है। तभी डीमन किंग बोलते हैं सिक्स्थ कॉप कमांडर फटाफट से हमारे साथ डिटेल्स को शेयर करो। तभी सिक्स्थ कॉप कमांडर बोलने लगते हैं हमारे जो 12th कॉप कमांडर है वो एक विलेज को प्रोटेक्ट कर रहे थे क्योंकि वहाँ पे काफी सारे मॉन्स्टर बढ़ने लगे हैं, लेकिन मुझे लगता है अब 12th कॉप कमांडर वहाँ पे हैंडल नहीं कर पाएंगे क्योंकि वैसे भी वहाँ पे डिमोनिक मॉन्स्टर ने एक छोटे से विलेज का आधा पार्ट खत्म कर दिया है, इसीलिए बाकी के बचे हुए लोगों को हमने बड़े शहर में भेज दिया ताकि वहाँ पे बड़ी बड़ी दीवारों की मदद से उन लोगों को बचाया जा सके। हालांकि हमें नहीं पता कि कब डिमोनिक मॉन्स्टर उस पर भी अटैक कर दे, तो इसीलिए हमें फटाफट से रीइंफोर्समेंट भेजनी होगी ताकि उन डिमोनिक मॉन्स्टर्स को मारा जा सके। तभी वो सारे लोग बात करने लगते हैं लेकिन आखिर वो डिमोनिक मॉन्स्टर 12th कॉप कमांडर को कैसे हरा सकते हैं, हमारे 12th कॉप कमांडर तो काफी ज्यादा पावरफुल है। और डीमन एलर्ट सोच रहा होता है आखिर ये लोग क्या बात कर रहे हैं। और तभी हमें डिमोनिक मॉन्स्टर के बारे में बताया जाता है डीमन किंग ने जिन जिन डीमंस को क्रिएट किया उनमें से वो सेंसलेस डीमंस जो कि सिर्फ जिंदा रहने के लिए जीते हैं तो उन डीमंस को फेल्ड प्रोडक्ट्स कहा गया। तभी डीमन हेड सोच रहा होता है लेकिन इन सारी चीजों से मेरा क्या लेन देना। और तभी सिक्स्थ कॉप कमांडर बोलने लगते हैं जो डिमोनिक मॉन्स्टर है वो लगातार अपने नंबर्स को बढ़ाते जा रहे हैं, इसीलिए उनको रोकना काफी ज्यादा जरूरी हो गया है। तभी डीमन किंग बोलने लगता है तो मुझे एक बात, आखिर हीरो कर क्या रहा है, क्या वो उन विलेजर्स को नहीं बचाएगा। तभी सारे लोग बोलने लगते हैं क्या हीरो, लेकिन हीरो को तो हमारे डीमन हेड ने मार दिया था।
और तभी डीमन हेड सोच रहा होता है क्या इस बात को यूज करके ये लोग मुझे मार डालेंगे। मुझे लगता है शुरुआत से इन लोग का प्लान यही था, लेकिन इन लोग को असली बात तो पता ही नहीं है कि मैंने कभी हीरो को मारा ही नहीं। डीमन किंग ने हीरो को मारने का ट्राई किया था। डीमन किंग फटाफट से कुछ बोलो। डीमन किंग डियोन हार्ट की आईज को देखते हैं तो वो बोलते ये आंख तो मैंने पहले भी देख रखी है, अब मुझे समझ में आ गया मुझे क्या करना है। डीमन किंग बोलने लगते हैं रीइंफोर्समेंट के तौर पे मुझे पता है मुझे किसको भेजना है, हमारी तरफ से 0 कॉप्स कमांडर जाएंगे। ये सुनकर डीमन हेड तो अंदर से काफी ज्यादा डर जाते हैं। किंग बोलने लगते हैं मुझे पता है आप काफी ज्यादा परेशान थे और आप बैटलफील्ड पे जाना चाहते थे, इससे आपका स्ट्रेस भी काफी ज्यादा कम होगा। और तभी 6 कॉप कमांडर सोच रहे होते हैं डीमन किंग डीमन हेड को जहाँ पे भेज रहे हैं वो कोई पड़ोस की चीज नहीं है। आखिर डीमन किंग डीमन हेड के ऊपर कितना भरोसा करते हैं, मुझे लगता है सच में काफी ज्यादा पावरफुल होंगे। तभी डीमन हेड बोलने लगते हैं लेकिन डीमन किंग आपको पता है ना कि मेरी बॉडी ठीक नहीं है। फिर 3rd कॉप कमांडर बोलने लगता है कि डीमन हेड के कहने का मतलब ये है कि वो वहाँ पे नहीं जाना चाहते। 1st कॉप कमांडर बोलने लगते हैं मुझे लगता है कि वो वहाँ पे इसलिए नहीं जाना चाहते क्योंकि वो मिशन इनके लिए काफी ज्यादा इजी है और उनको इजी चीजें बिल्कुल पसंद नहीं, और अभी के लिए वो डीमन किंग के ऊपर काफी कम गुस्सा कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने गुस्से को काफी ज्यादा कंट्रोल करके रखा है। तभी 3rd कॉप कमांडर बोलने लगता है सच में डीमन हेड काफी अमेजिंग है। तो मन में सोच रहे होते हैं डीमन हेड सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं बल्कि बहुत ज्यादा होशियार भी है, इसीलिए अब मुझे इससे फाइटिंग करने का मन काफी ज्यादा कर रहा है। और तभी डीमन किंग बोलने लगते हैं तुम्हें वहाँ पे जाके ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम उनके साथ रहोगे और कमांड लोगे, उससे उन लोगों की भी हिम्मत काफी ज्यादा बढ़ेगी और तुम्हारा भी स्ट्रेस कम होगा। और मुझे लगता है ये चीज तो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा ईजी होगी। और डीमन हेड मन में सोच रहा होता है आखिर ये बेवकूफ क्या बोल रहा है, ये ईजी है, ये तो बहुत ज्यादा टफ है। तभी डीमन हेड बोलते हैं तो चलो ठीक है मैं इस मिशन के लिए तैयार हूँ। और डीमन हेड मन में सोच रहे होते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे कौन से मिशन में जाना पड़े, लेकिन एक बार मैं इस डीमन के साथ से बाहर निकलूं उसके बाद मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। और फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। डीमन हेड अपने कैच में बैठे होते हैं और सोच रहे होते हैं आखिरकार वो दिन आ ही गया जब हम लोग विलेज के लिए निकल रहे हैं। तभी डीमन हेड मन में सोच रहा होता है जब वो पैक कर रहा था तब डीमन किंग उसके पास में और बोले चाहता कि तुम वहाँ पे ज्यादा कुछ ना करो क्योंकि तुम्हारी बॉडी को रेस्ट मिलना काफी ज्यादा जरूरी है। और डीमन हेड मन में सोच रहा होता है लेकिन डीमन किंग को नहीं पता कि मैं तो यहाँ से भागने की तैयारी कर रहा हूँ। हालांकि मुझे एक चीज पता है कि एम्पायर में जाने से मेरा कुछ खास फायदा नहीं होगा क्योंकि मुझे वहाँ पे कोई खास पसंद नहीं करता, क्योंकि जो एम्परर है उन्हीं की वजह से मैं यहाँ पे फंस चुका हूँ और मेरा जो भाई है वो मुझसे इतना नफरत करता है वो तो मुझे मिलते ही मार दे। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि डीमंस के बीच में रहने से मुझे ज्यादा खतरा है और मुझे लगता है सारी चीजों को मुझे काफी ज्यादा पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। और मैंने जहाँ तक सुना है कि ईडी भी काफी ज्यादा पावरफुल है और साथ में जो अल्टीमेट सोल्जर्स हैं वो भी काफी ज्यादा पावरफुल है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ से हिलने की जरूरत पड़ेगी। हालांकि डीमन किंग ने मुझे स्ट्रेस घटाने के लिए बोला था, मुझे लगता है मुझे यहाँ पे एंजॉय करना चाहिए। वो अपनी बैग में से एक वाइन की बोतल निकालते हैं और बोलते तो आखिरकार ये मुझे मिल ही गई, ये है डिमोनिक रियलम की स्पेशल वाइन, क्योंकि मुझे उस वक्त तो ये लोगों ने वाइन नहीं दी थी, इसलिए जब वो मीटिंग खत्म हो गई तो मैंने वहां से चुरा ली। और मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ पे कब मारा जाऊँ, लेकिन मरने से पहले मुझे ये टेस्टी वाइन पीनी है। और फिर हम देखते हैं डीमन हेड उसको पी जाते हैं और बोलते हैं तो काफी ज्यादा टेस्टी है। हम देखते हैं ईडी सोच रहा होता है कि आखिर डीमन हेड कुछ बोल क्यों नहीं रहा है, क्या उनकी तबीयत अभी भी काफी ज्यादा खराब है। मुझे याद है पिछली बार भी जब डीमन हेड ने हॉर्स पे राइड करने का ट्राई किया था तो उनको सारे लोगों ने मना कर दिया था क्योंकि उनकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं रहती। और सच कहूँ तो मुझे काफी ज्यादा बुरा लगता है डीमन हेड के लिए, क्योंकि मैं उनको काफी टाइम से सर्व कर रहा हूँ और उनका हॉर्स पे राइड करने का काफी ज्यादा मन करता है, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि डीमन किंग ने मुझे बोला है कि डीमन हेड की हेल्थ के लिए यही सही रहेगा कि वो हॉर्स पे राइड ना करे। तभी हम देखते आगे वाली लड़की बोलती है लेफ्टिनेंट वो विलेज अब आने वाला है। तो फिर हमें उस विलेज को दिखाया था जो कि पूरे तरह से जल रहा होता है, तो वहाँ पे हर जगह लाशें ही लाशें होती है। ईडी बोलने लगते हैं फटाफट से आगे बढ़ो, मुझे पक्का भरोसा वो लोग ज्यादा आगे नहीं गए होंगे। लेकिन हम देखते हैं वहाँ से सारे डिमोनिक मॉन्स्टर बाहर निकल रहे होते हैं और ईडी बोल रहे होते हैं लगता है वो लोग एंट्रेंस पे हमारा इंतजार कर रहे थे, सब लोग फटाफट से बैटल के तैयार हो जाओ, लोग यहाँ पे सर डीमन हेड के लिए फाइट करनी होगी क्योंकि वो अभी काफी ज्यादा घायल है और वो फाइट नहीं कर सकते। देखते वहाँ पे डीमंस और डिमोनिक मॉन्स्टर के बीच में फाइट चालू रहती है और ईडी सोच रहा था हम लोग कितने भी डिमोनिक मॉन्स्टर को मार दे और ये लोग वापस से आते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं ईडी कहीं और देख रहा होता है, तभी एक मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है और ईडी सोच रहा था मुझे अपने गार्ड को डाउन नहीं करना चाहिए था और मुझे लगता है यही मेरा एंड है। तभी हमें वापस से डीमन कैसे का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पे कॉस्ट कमांडर नंबर 1 बोल रहा होता है सर डीमन किंग वहाँ पे काफी सारे डिमोनिक मॉन्स्टर है, क्या हमने 0 कॉप कमांडर को भेज के सही किया, मुझे लगता है हमें और रीइंफोर्समेंट भेजनी होगी। और तभी डीमन किंग बोलने लगते हैं तुम्हें टेंशन करने की जरूरत नहीं, 0 कॉप कमांडर काफी ज्यादा पावरफुल है और इस बात की मैं गारंटी देता हूँ ये कोई कितना भी ज्यादा पावरफुल होगा लेकिन उसको नहीं हरा सकता, क्योंकि वैसे भले उनके ऊपर कोई मॉन्स्टर अटैक कर दे उन लोगों के पास हमारे डीमन एरट है। फिर हमें वापस से उस बैटलफील्ड का सीन दिखाया जाता है, डीमन एरट ने उस मॉन्स्टर को मार दिया होता है। ये देख के ईडी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, बोलता है सर डीमन एरट आखिर आप बाहर क्यों आए, थैंक यू आपने मेरी लाइफ को बचा लिया, वरना आज तो मैं इस मॉन्स्टर के हाथों मारा जाता। लेकिन हम देखते डीमन एरट बोलते हैं क्या तुम भी मेरे ओपोनेंट हो। और तभी ईडी सोच रहा होता है लगता है डीमन एरट ने वापस से ड्रिंक कर लिया, करने के बाद ये और भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। ये बोलते हैं नहीं नहीं सर मैं तो आपके साथ हूँ, मैं बिल्कुल भी आपका ओपोनेंट नहीं हूँ। फिर डीमन एरट बोलने लगते हैं तो क्या वो मॉन्स्टर मेरा ओपोनेंट है। फिर वो आगे बढ़ते उस मॉन्स्टर को खत्म कर देते हैं। ऐसा ही करते करते डीमन एरट इतनी तबाही मचाते हैं कि वो देख के ईडी भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मॉन्स्टर उनके ऊपर अटैक करता है जिससे डीमन एरट काफी ज्यादा घायल हो जाते हैं और जैसे ही वो मॉन्स्टर उनको मारने वाला होता है डीमन एरट आगे बढ़ते उसको मार देते हैं। ऐसे ही करते करते वो सबके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं और बोलते हैं सबको मार दूंगा किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, ये सारे मॉन्स्टर मेरे ओपोनेंट है।
मैं अपने ओपोनेंट को नहीं छोड़ूंगा। तो ये देख के सारे सोल्जर बोल रहे होते हैं तो ये है जीरो कॉप कमांडर ह्यूमन एडेड की रियल पावर। ये तो काफी ज्यादा टेरिफाइंग है। और फिर हमें बताया जाता है कि ड्रिंक करने के बाद ह्यूमन एडेड अपने ओपोनेंट को तब तक नहीं छोड़ता जब तक वो पूरी तरह से मारा न जाए। और डीमन एडेड वहाँ पे इतनी ब्रूटली फाइट करता है कि उसको देख देख के जो बाकी के मॉन्स्टर हो तो काफी ज्यादा डर जाते हैं। और तभी डीमन एडेड बोलता है फटाफट से सारे मॉन्स्टर एक साथ आ जाओ, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है तुमसे फाइट करने के लिए। तभी हमें एम्पायर का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे एक बंदा एम्पर को बोल रहा होता है एम्पर जो जीरो कॉप कमांडर है डिमोनिक रियलम से उस विलेज में पहुंच चुका है और काफी ज्यादा तबाही मचा रहा है। जैसे कि रूमर्स में सुना गया था सच में काफी ज्यादा ब्रूटल और पावरफुल है। इतने ज्यादा पावरफुल है कि डीमन किंग उसको अपना सबसे अच्छा ट्रेजर मानते हैं। और तभी हमें एम्पर को दिखाया जाता है। एम्पर बोल रहे होते हैं कि तुम्हारी ये सारी बातें सुन के मुझे पता नहीं क्यों किसी की याद आ रही है। और मुझे लगता है अगर डिमोनिक रियलम इन सब में ऐसे पार्टिसिपेट कर रहा है तो हम लोग को भी अपनी तैयारी कर लेनी चाहिए। मैं चाहता तुम इसके लिए परफेक्ट बंदे को चुनो। तुम्हें क्या लगता है कौन इसके लिए परफेक्ट रहेगा? चलो ठीक है, मैं तुम्हें अंपायर के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देता हूँ। तभी वो बंदा बोलता है सर मैं आपके ऑर्डर को एक्सेप्ट करता हूँ। और तभी एम्पायर बोलने लगते हैं मुझे लगता है कि तुम्हें वो टैलेंट बन जाना चाहिए जिसकी अंपायर को सबसे ज्यादा जरूरत है। फिर हमें 8 साल पहले हुई बैटल का सीन दिखाया जाता है। वो बैटल अंपायर की ग्लोरी के लिए लड़ी गई थी जहाँ पे सिर्फ ब्लड ही ब्लड था। और वहाँ पे बहुत सारे नोबल्स ने फ्रंट लाइन में होकर अपना सेक्रीफाइस दिया। और वहीं पे डीमन एड भी होता है जो कि बोल रहा होता है अंपायर ने हम लोग का यूज शील्ड के तौर पे किया। और इस जगह को देख के मैं कह सकता हूँ कि ये पूरी तरीके से हेल है और मैं इस हेल के अंदर नहीं आना चाहता था। और ना ही मेरा कोई प्लान था कि मैं अंपायर के लिए इस बैटलफील्ड के अंदर जान दूँ। और इसीलिए उस बैटलफील्ड पे जो भी मुझसे हो सका मैंने वो सब किया ताकि मैं सर्वाइव कर सकूँ। और मुझे कैसे भी करके वहाँ पे सर्वाइव करना ही था ताकि मैं उन लोगों से अपना बदला ले सकूँ। तभी हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। ये सब डीमन हेड का सपना होता है। और जब वो उठता है तो बोलता है ये तो मेरा रूम है। और उसको देख के बैन और ईडी बोल रहे होते हैं तो डीमन हेड आखिरकार आप उठ ही गए, हम तो काफी ज्यादा डर गए थे क्योंकि आप पूरे दिन से सो रहे थे। और फिर बैन बोल रहा होता है हालांकि मैंने आपका ट्रीटमेंट आपके सोते हुए ही कर दिया लेकिन जब आप उस बैटलफील्ड से आए तो आपको उतना ज्यादा खून में देख के मैं काफी ज्यादा डर गया था। तभी डीमन हेड बोलते हैं तुम लोग आगे क्या मजाक कर रहे हो, आखिर हम लोग यहाँ पे कब पहुंचे। तभी हम देखते ईडी बोलने लगता है हम लोगों ने उस वॉर के अंदर जीत पा ली और वो डिमोनिक मॉन्स्टर उस विलेज से डर के मारे भाग गए। और उस वॉर के अंदर आप काफी ज्यादा घायल हो गए थे इसीलिए हम फटाफट से आपको यहाँ पे लेके आ गए। तभी ईडी बोलने लगता है डीमन हेड प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, अगर मैं थोड़ा और स्ट्रॉन्ग होता मैं आपकी काफी ज्यादा हेल्प कर पाता। और तभी डीमन हेड बोलने लगता है क्या आखिर वो फाइट कब खत्म हुई और मैं इस फाइट के अंदर कैसे घायल हो गया। तभी हम देखते बैन बोलने लगता है डीमन हेड लगता है आपको शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस हुआ है। और हाँ ऐसा हो भी सकता है क्योंकि आप वैसे भी काफी ज्यादा घायल थे और वहाँ पे आपने बहुत सारे पावरफुल डिमोनिक मॉन्स्टर को मारा। हम देखते ये सुन के डीमन हेड काफी ज्यादा शॉक हो रहा होता है और मन में सोच रहा था आखिर ये बोल क्या रहा है, मेरे को आखिर शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस कब हुआ। और तभी डीमन हेड को याद आने लगता है कि उन्होंने कल कैरेज के अंदर ड्रिंक किया था और उसके बाद उन्होंने बैटलफील्ड के ऊपर काफी ज्यादा परेशानी खड़ी कर दी थी। और मुझे लगता है मुझे शायद इसलिए चोट लगी है क्योंकि मैं ड्रिंक करने के बाद वहाँ पे बहुत ज्यादा मार खाया हूँ। वो तो अच्छा हो कि मैं बच गया, नहीं तो ऐसा भी हो सकता था कि मैं वहाँ पे मर जाता। तभी बैन बोलने लगता है लेकिन डीमन हेड मैंने ये भी सुना वहाँ पे आपने काफी सारे डिमोनिक मॉन्स्टर को बहुत इजीली हरा दिया, वो भी बिना किसी चोट लगे। सच में आपकी पावर काफी इनक्रेडिबल है। और तभी डीमन हेड सोच रहा होता है मैं तो बहुत ज्यादा वीक हूँ तो आखिर मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। तो क्या वहाँ के सारे मॉन्स्टर्स को ईडी और कॉप सोल्जर ने मिलकर हराया है। और फिर डीमन हेड बोलने लगता है ईडी प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारी फाइट के बीच में आ गया और मेरी वजह से तुमको काफी ज्यादा दिक्कत हुई होगी। लेकिन हम देखते ईडी बोलने लगता है सर एरट आखिर आप क्या बात कर रहे हैं, आप तो फाइट के अंदर काफी अमेजिंग थे, आपने फ्रंट लाइन के अंदर जाके सारे बड़े मॉन्स्टर को मार दिया और आप वहाँ पे हमारी आर्मी के लिए ट्रू कमांडर साबित हुए। तभी बैन बोलने लगता है डीमन हेड हम जानते हैं कि आप काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है लेकिन आपको आपकी बॉडी के साथ ऐसे खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, आपकी बॉडी अभी काफी ज्यादा वीक है। और डीमन हेड मैंने सोच रहा होता आखिर ये क्या फालतू बात कर रहे हैं कि मैंने वहाँ पे मॉन्स्टर को हराया। तभी ईडी बोलने लगता है लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, हम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बने ताकि फ्यूचर के अंदर कभी भी हम आपको बर्डन ना लगे। और तभी हम देखते उस रूम के अंदर नंबर 3 और नंबर 4 आते हैं। नंबर 4 बोलने लगती है सर एरट हमने सुना कि आप उठ गए हैं इसीलिए हमने सोचा क्यों ना हम आपसे मिल ले। तभी नंबर 3 बोलता है तुम अपनी आवाज कम करो, तुम्हारी वजह से सर एरट को काफी ज्यादा परेशानी हो रही होगी। तभी हम देखते फर्स्ट कॉप कमांडर आता है और बोलता है तुमको यहाँ पे झगड़ा करने के लिए किसने बोला, तुम जानते हो कि जीरो कॉप कमांडर की हालत ठीक नहीं है और फिर भी तुम लोग यहाँ पे आके इनको परेशान कर रहे हो। हम देखते हैं उनकी इन सारी बातों की वजह से डीमन हेड को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो बोलता है तुम लोग फटाफट से मेरे रूम से निकल जाओ। और तभी नंबर 3 सोचने लगता है मुझे समझना चाहिए था कि सर एरट को आराम की जरूरत है, आखिर मैं इतना केयरलेस कैसे हो सकता हूँ। तभी फर्स्ट कॉप कमांडर बोलने लगता है मुझे पता है जीरो कॉप कमांडर को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होगा लेकिन मुझे लगता है इस वक्त आपको फाइट नहीं करनी चाहिए, आपकी बॉडी कंडीशन काफी ज्यादा खराब है। और हम देखते डीमन हेड सोच रहा होता है आखिर ये क्या बोला, मैंने फाइट की बात कब करी। डीमन हेड सोच रहा होता है इन लोगों को पता चल गया मैं काफी ज्यादा वीक हूँ तो ये लोग मेरे ऊपर बिल्कुल भी दया नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है मुझे इन लोगों को सिखाना चाहिए कि हम लोग को वीक पे भी दया करनी चाहिए और फिर ऐसा हो सकता है कि बाद में पता चलने पे ये लोग मुझे छोड़ दे। और तभी नंबर 3 बोलने लगता है अगर मेरे बिहेवियर की वजह से आपको गुस्सा आ रहा है तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। और तभी डीमन हेड बोलता है हाँ मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। ये बात सुन के सारे कॉप्स कमांडर काफी ज्यादा फट जाती है और डीमन हेड बोलने लगता है लेकिन मुझे तुमसे इसलिए फाइट नहीं करनी चाहिए क्योंकि मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है, हमें बहुत बार लोगों के ऊपर मर्सी दिखानी चाहिए
क्योंकि एक पावरफुल इंसान के पास इतनी पावर होती है कि वो मर्सी दिखा सके। मेरी इस बात को हमेशा ध्यान रखना और उसको कभी मत भूलना। और वो तीनों बोलने लगते हैं, ठीक है जीरो कॉप कमांडर, हम इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। और फर्स्ट कॉप कमांडर सोच रहे होते हैं, हमको कुछ सिखा रहे हैं, उसके बावजूद भी हमें काफी ज़्यादा डर लग रहा है। और फिर फर्स्ट कॉप कमांडर बोलने लगते हैं, मैंने सुना कि आपने मिशन को कंप्लीट कर दिया और सच में आपको काफी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई होगी इस इंजर्ड बॉडी के साथ फाइट करने में। और फोर्थ कॉप कमांडर भी बोलने लगती है कि मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना कि आपने बहुत इजीली सारे मॉन्स्टर को मार दिया। सच में डीमन हेड आप काफी ज़्यादा पावरफुल हैं। और ये सुनकर डीमन हेड काफी ज़्यादा शॉक हो रहा होता है और सोचता है, मुझे लगता है मैं दूसरों के अचीवमेंट को खा रहा हूँ, लेकिन आखिर ईडी के फेस पे ये एक्सप्रेशन क्यों है। तभी थर्ड कॉप कमांडर बोलने लगता है, जीरो कॉप कमांडर, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, इसीलिए मैं आपसे एक फेवर चाहता हूँ। तभी डीमन हेड बोलता है, क्या तुम्हें मुझसे एक फेवर चाहिए। और थर्ड कॉप कमांडर बोलने लगता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, बस मुझे आपसे एक बार फाइट करनी है, लेकिन वो भी अभी नहीं, जब आप पूरी तरह रिकवर हो जाए तब। और हम देखते डीमन हेड सोचने लगता है, क्या थर्ड कॉप कमांडर पागल हो गया है, ये कोई नॉर्मल डीमन मॉन्स्टर नहीं है, बल्कि ये थर्ड कॉप कमांडर है और इससे फाइट करना मतलब अपनी मौत को दावत देना। और तभी डीमन हेड बोलने लगता है, क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो। और थर्ड कॉप कमांडर बोलता है, मैंने आपकी ग्रेटनेस के बारे में बहुत कुछ सुना है, इसलिए मैं ये चीज समझता हूँ कि मैं आपसे फाइट करके बहुत कुछ सीख सकता हूँ। और फर्स्ट कॉप कमांडर सोच रहा होता है, वैसे अगर देखा जाए तो जब से डीमन हेड कमांडर बने हैं उन्होंने किसी और कमांडर से कभी फाइट नहीं करी, तो अगर हमें उनकी स्किल देखने का मौका मिले तो काफी अच्छा रहेगा। लेकिन हम देखते हैं डीमन हेड बोलने लगता है, मैं आपसे फाइट करना नहीं चाहता, पर वो लोग ऐसा फेस बना के बोल रहे होते हैं कि डीमन हेड सोच रहा होता है कि मैं इन लोगों को ना भी नहीं बोल सकता। और डीमन हेड सोच रहा होता है, ये चीज़ बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाती, आखिर ये लोग हर चीज़ खुद से डिसाइड क्यों कर रहे हैं। और अगर बाई चांस मेरे थर्ड को कमांडर से फाइट करी तो मुझे लगता है वो मेरे मिलियन पीसेस कर देगा। और तभी डीमन हेड एक्टिंग करते हुए बोलता है, मुझे लगता है मैं अभी के लिए तुमसे फाइट नहीं कर सकता, क्योंकि मॉन्स्टर से फाइट करने की वजह से मेरी बॉडी काफी ज्यादा वीक फील हो रही है, तो ऐसा भी हो सकता है कि मैं तुम्हारे हाथों से मारा जाऊं। और हम देखते हैं ये सुन के थर्ड का कमांडर काफी ज्यादा शॉक जाता है और सोचता है क्या उनसे फाइट करना अवॉइड कर रहे हैं। और तभी हम देखते हैं फर्स्ट को कमांडर बोलने लगता है कि जीरो को कमांडर का कॉन्फिडेंस देख के मैं काफी ज्यादा शॉक हूँ और मैं यही सोच रहा था कि आखिर वो थर्ड को कमांडर से फाइट क्यों नहीं करना चाहते। और अब मुझे समझ में आ गया, क्योंकि वो नहीं चाहता कि फाइट के अंदर उनका ओपोनेंट मारा जाए। और ये सुन के थर्ड को कमांडर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। फर्स्ट को कमांडर बोलने लगता है, थर्ड को कमांडर तूने बिल्कुल सही सुना, जीरो को कमांडर सिर्फ तुम्हारी वजह से कर रहे हैं, क्योंकि शायद ये अभी भी बैटल से आए हैं, तो ऐसा हो सकता है कि अपने स्ट्रेंथ को होल्ड बैक ना कर पाए और तुम इस फाइट के अंदर मारे जाओ। और हम देखते थर्ड को कमांडर सोचने लगते हैं, मेरे पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं 100% जीरो को कमांडर को हरा पाऊँ। और अगर ऐसी बात है कि जो हारेगा वो मारा जाएगा, तो आखिर जीरो को कमांडर के पास कितनी पावर है कि उनको कॉन्फिडेंस है कि वो मुझे मार देंगे। इसीलिए शायद डीमन किंग डीमन हेड के ऊपर इतना भरोसा करते हैं। और तभी थर्ड को कमांडर बोलने लगते हैं कि ये सुन के तो मुझे काफी ज्यादा बुरा लगा, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि मैं फाइट टू डेथ कर सकूं। और जीरो को कमांडर, आपका मेरे बारे में इतना सोचने के लिए थैंक यू। और ईडी सोचने लगता है कि सर हेड की पावर के सामने सबको झुकना पड़ता है। और हम देखते डीमन हेड सोच रहा होता है, मुझे ये चीज समझ में नहीं है कि आखिर ये क्यों हुआ, लेकिन चलो जो भी बात है, कम से कम मुझे फाइट तो नहीं करनी पड़ रही। और फिर थर्ड को कमांडर बोलने लगता है, लेकिन मैंने अभी तक गिव अप नहीं किया, मैं बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करूंगा और जब मेरे पास इतना कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि मैं आपके साथ इक्वली फाइट कर सकूं, मैं आपको फाइट के लिए वापस से चैलेंज करूंगा। और अब क्योंकि मैंने काफी ज़्यादा जोश आ चुका है तो मैं जा रहा हूँ ट्रेनिंग करने के लिए। और फिर फर्स्ट को कमांडर बोलने लगते हैं, मैंने थर्ड को कमांडर को पहली बार इतना जोश में देखा है। फिर हम देखते हैं डीमन हेड और थोड़ी एक्टिंग करने लगता है। तभी ईडी बोलता है, सर हेड को भी आराम करने की जरूरत है, तो आप लोग प्लीज बाद में आइएगा। और फर्स्ट को कमांडर जाते हुए बोलता है, डीमन हेड अगर आप फाइट करने के लिए प्रॉपर्ली ठीक हो जाएंगे तो मैं भी आपसे जरूर एक बार के लिए फाइट करना चाहूंगा। और हम देखते हैं ये सुनकर डीमन हेड बेहोश हो जाता है और वो सोच रहा होता है मुझे कैसे भी करके डीमन आइलैंड से बाहर निकलना होगा। और फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है, डीमन हेड अपने कमरे से बाहर आ गया होता है और सोच रहा होता है, मैं अपने कमरे में बैठे बैठे काफी ज्यादा थक गया था और पता नहीं क्यों सब लोग मुझसे क्या चाहते हैं। वो सारे लोग हर टाइम को कोई ना कोई प्रॉब्लम में डालते रहते हैं। तभी हम देखते हैं डीमन हेड एक पत्थर को किक करते हैं और वो पत्थर जाकर सीधे एक डीमन पे लगता है और वो डीमन काफी गुस्से में पीछे की तरफ देखता है। लेकिन जब वो देखता है कि जिसने किक मारी है वो डीमन हेड है, तो वो डीमन हेड को झुक के ग्रीट करने लगता है और बोलता है कि प्लीज हम लोग को माफ कर दीजिए कि हम लोग आपके सामने आए और हम यहाँ पे इस लो ग्रेड के मॉन्स्टर को सबक सिखा रहे थे और आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं, हम इसका ध्यान रख लेंगे, आपको डिस्टर्ब करने के लिए प्लीज हमें माफ कर दीजिए। और हम देखते वो लो क्लास डीमन काफी ज्यादा डरी हुई होती है। डीमन हेड सोच रहा होता है, मैंने सुना है कि यहाँ पे लो क्लास डीमन की ज्यादा वैल्यू नहीं है और यहाँ तक कि इनसे बड़े जो डीमन होते हैं वो इनको बुली करते हैं। वो डीमन जो कि बुली कर रहे होते हैं वो वहाँ से डर के भाग जाते हैं। और डीमन हेड सोच रहे होते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि लोग यहाँ से भाग गए, लेकिन आखिर जो ये बच्ची यहाँ पे बैठी है मैं इसके साथ क्या करूँ। और हम देखते वो लो क्लास डीमन लड़की सोच रही होती है कि डीमन हेड मेरी तरफ देख रहे हैं, मैंने सुना है कि वो नॉर्मली काफी ज्यादा शांत रहते हैं, लेकिन अगर एक बार उनको गुस्सा आ गया तो उनसे ब्रूटल कोई नहीं होता। लेकिन तभी हम देखते हैं डीमन हेड उसको हाथ देते हैं और बोलते तुम अब उठ सकती हो, तुम्हें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं, वो कमीने भाग चुके हैं। और हम देखते वो लड़की सोच रही होती है, फेस को देख के बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा, ऐसा फील हो रहा है जैसे कि वो सच में काफी ज्यादा अच्छे इंसान है। और फिर वो बोलने लगती है, लेकिन आखिर मैं आपके कांटेक्ट में कैसे आ सकती हूँ, मैं एक लो क्लास डीमन हूँ। और डीमन हेड उसका हाथ पकड़े उसको खड़ा कर देते हैं और बोलते हैं, लेकिन अगर उससे प्रॉब्लम क्या है, मैं तो एक ह्यूमन हूँ, तो मैं क्या तुमसे भी लो क्लास का नहीं हुआ।
तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारे कॉन्टेक्ट में नहीं आना चाहिए? और लड़की बोलने लगती है नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब ऐसा नहीं था। डीमन हेड बोलने लगते हैं तुम्हें टेंशन करने की जरूरत नहीं, मैं और तुम बिल्कुल सेम ही हैं। और हम देखते वो लड़की बोलने लगती है आखिर डीमन हेड इतने ज्यादा काइंड कैसे हो सकते हैं, मुझे आज से पहले इतना अच्छा फील किसी ने नहीं कराया। और डीमन हेड मैं आपको इसके लिए रीपे करना चाहूंगी, क्या आपके पास कुछ फ्री टाइम है? और हम देखते ये सुनकर डीमन हेड काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। और जब डीमन किंग डीमन हेड के रूम में आता है तो बोलते हैं आखिर डीमन हेड कहाँ पे गया? और फिर वो लड़की बोलने लगती है कि अगर आपके पास टाइम है तो मैं आपको गार्डन का टूर कराना चाहूंगी, वहाँ पे काफी सारे हर्ब्स और प्लांट्स हैं। हालांकि आप बहुत बड़े कमांडर है तो आपके पास टाइम नहीं होता होगा, लेकिन अगर आप बिजी नहीं है तो आप मेरे साथ चल सकते हैं। और डीमन हेड बोलने लगता है क्या डीमन कैसल के अंदर गार्डन भी है? और फिर लड़की बोलने लगती है हाँ डीमन हेड यहाँ पे एक गार्डन है, और प्लीज मैं माफ कर दीजिए मैंने आपको ग्रीट नहीं किया। और मैं आपको खुद से इंट्रोड्यूस कराती हूँ, मेरा नाम है हैन और मैं यहाँ पे डीमन कैसल की गार्डनर हूँ। और डीमन हेड मन में सोचने लगता है वैसे मुझे काफी ज्यादा टाइम हो गया गार्डन घूमे, वहाँ पे जहाँ पे काफी सारे प्लांट्स और हर्ब्स होंगे और साथ में बहुत ज्यादा फ्रेश एयर होगी। फिर डीमन हेड बोलने लगता है चलो ठीक है, वैसे मुझे लगता है कि मैं अपने रूम में बैठे बैठे काफी ज्यादा बोर हो गया, चलो मुझे दिखाओ आखिर तुम्हारा गार्डन कहाँ है। और फिर हम देखते वो लड़की उसको गार्डन में लेके आती है और डीमन हेड बोलता है इसमें तुम्हारा गार्डन काफी ज्यादा अच्छा है, यहाँ पे काफी सारे प्लांट्स है और फ्रेश एयर भी है। लेकिन तभी हम देखते हैं प्लांट डीमन हेड को खाने लगता है और डीमन हेड काफी ज्यादा डर जाते हैं। और लड़की बोलने लगती है आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, क्या तुम जानते नहीं ये डीमन हेड है? और तभी हम देखते हो काफी सीरियस होते हुए बोलती है क्या मुझे तुम्हें वापस से सिखाने की जरूरत पड़ेगी? और फिर वो बोलती है डीमन हेड प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे लगता है ये प्लांट आपको देख के काफी ज्यादा खुश हो गया। और हम देखते हैं डीमन हेड सोच रहे होते हैं ये लड़की मुझे बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लगती, मुझे लगता है मुझे यहाँ से फटाफट निकलना होगा। ये गार्डन भले ही बाहर से देखने में काफी ज्यादा नॉर्मल लगता हो लेकिन असलियत में गार्डन काफी ज्यादा खतरनाक है। और फिर डीमन हेड बोलने लगते प्लीज मुझे माफ कर देना, मेरे को काफी अर्जेंट काम याद आ गया, मुझे याद है कि मैंने थर्ड को कमांडर को बोल रखा है कि मैं ट्रेनिंग ग्राउंड में उनकी हेल्प करूंगा, मुझे अभी वहाँ पे जाना होगा नहीं तो वो काफी ज्यादा नाराज हो जाएंगे। फिर हम देखते हो लड़की सोचने लगती है डीमन हेड यहाँ से काफी जल्दी में चले गए, इसका मतलब सच में वो काफी ज्यादा बिजी थे, लेकिन मुझे लगता है कि वो मेरे गार्डन में पक्का आएंगे और जब वो यहाँ पे आएंगे तो मैं उनको यहाँ का सबसे क्यूटेस्ट प्लांट दिखाऊंगी और शायद इसी बीच में मैं और डीमन हेड काफी ज्यादा पास आ जाए। और फिर हमें डीमन हेड की तरफ दिखाया था, डीमन हेड बोल रहे होते हैं मुझे लगता है मैं बेवकूफ़ हूँ, आखिर मैंने कैसे सोच लिया कि डीमन रियलम के अंदर कोई नॉर्मल गार्डन होगा, मुझे लगता है मुझे मेरे रूम में जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पे बाकी जगह काफी ज्यादा डेंजरस है। और फिर डीमन हेड सोच रहा होता है मुझे लगता है मुझे कॉप सोल्जर के पास जाना चाहिए क्योंकि वैसे भी उस बैटलफील्ड के अंदर मेरी वजह से लोगों को काफी ज्यादा दिक्कत हुई और ईडी ने भी मुझसे बोला था कि अगर मैं वहाँ पे आके उनको एंकरेज करूंगा तो इससे वो लोग काफी अच्छी तरह ट्रेनिंग करेंगे। और मुझे लगता है क्योंकि मैं अपने रूम से बाहर आ ही चुका हूँ तो मुझे वहाँ पे जाके एक बार देख लेना चाहिए। और फिर हम देखते जब डीमन हेड वहाँ पे जाता है तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता और वो सोच रहा था कि यहाँ पे कोई भी बैठने की जगह क्यों नहीं है। और मुझे लगता है मुझे अपने जीरो कॉप सोल्जर को देखने के लिए हमेशा यहाँ पे आते रहना चाहिए। और तभी उसको वहाँ पे वुडन स्वॉर्ड दिखती है और वो बोलता है तो क्या वो लोग वुडन स्वॉर्ड से प्रैक्टिस करते हैं? हालांकि जब हम लोग बैटलफील्ड पे गए थे तो मुझे उसका कुछ भी याद नहीं, लेकिन मुझे लगता है क्योंकि यहाँ पे कोई भी नहीं है तो ये मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है। और फिर वो स्वॉर्ड से प्रैक्टिस करने लगता है लेकिन हम देखते हैं कि उनसे वो स्वॉर्ड चल नहीं रही होती और वो बोलते ये स्वॉर्ड काफी ज्यादा भारी है। अरे हाँ मुझे याद आया, मैं इसीलिए तो बैटलफील्ड के अंदर स्वॉर्ड यूज नहीं करता क्योंकि वो काफी ज्यादा भारी होती है और मैं उसको नहीं चला सकता, इसीलिए मुझे हमेशा डैगर यूज करना पड़ता है। सच में आखिर मैं कितनी वीक बॉडी के साथ पैदा हुआ हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पे जीरो कॉप सोल्जर्स आ जाते हैं और डीमन हेड को वहाँ पे देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और फिर डीमन हेड सोच रहे होते हैं प्लीज उन लोगों ने मेरे को प्रैक्टिस करते हुए ना देखा हो। और फिर वो सारे सोल्जर डीमन हेड को ग्रीट करने लगते हैं और वो बोलते प्लीज हमें माफ कर दीजिए कि हम लोग बाहर गए थे, हम लोग ऐसे छोटा सा ब्रेक लेने गए थे क्योंकि हम लोग काफी टाइम से प्रैक्टिस कर रहे थे। और सर एट आपने बैटलफील्ड के ऊपर काफी अच्छी फाइट करी, उन सारे मॉन्स्टर्स के अंदर आपका डर क्लियरली दिख रहा था। और वो सारे सोल्जर डीमन हेड की तरफ देख रहे होते हैं और डीमन हेड सोचते हैं आखिर वो लोग मेरी तरफ वैसे क्यों देख रहे हैं, चलो जो भी मैं फटाफट अपना काम खत्म करके यहाँ से निकलता हूँ। और डीमन हेड बोलने लगते हैं मैं यहाँ पे जस्ट मिशन के बाद ही आने वाला था लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं यहाँ पे नहीं आ पाया और तुम लोगों ने बैटलफील्ड के ऊपर काफी अच्छा काम किया। और डीमन हेड मन में सोच रहा होता है भले मेरे को फाइटिंग के अंदर कुछ भी नहीं आता लेकिन फिर भी मैं एक्टिंग काफी अच्छी करता हूँ और इसीलिए मैं इनको एनकरेज तो कर ही सकता हूँ। और मैं तुम लोग को यहाँ पे यही कहने के लिए आया हूँ कि भले तुम लोग काफी अच्छा काम कर रहे हो उसके बावजूद भी तुम लोग को ट्रेनिंग के ऊपर काफी ज्यादा ध्यान देना चाहिए क्योंकि यही तुम लोग को काफी ज्यादा पावरफुल बनाती है। और हम देखते हैं उन्हीं सोल्जर्स के बीच में वहाँ पे एक असैसिन आया होता है और तभी अचानक से डीमन हेड का पाँव फिसल जाता है तो सोच रहे थे मैं यहाँ पे गिर नहीं सकता वरना मेरी काफी ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी। और वो कैसे भी करके स्टाइल में अपने घुटनों के ऊपर बैठ जाते हैं। तभी उस असैसिन ने उनके ऊपर अटैक किया होता है लेकिन उनके बैठने की वजह से वो अटैक फेल हो जाता है। और वो असैसिन बोलता है आखिर तुमने इसको डॉज कैसे किया? और वो सारे सोल्जर्स बोलने लगते हैं डीमन हेड क्या आप ठीक हैं? और डीमन हेड सोच रहा था कि इस बंदे ने मेरे ऊपर अटैक किया, ये चीज मेरे लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो सकती है, मुझे अभी यहाँ से भागना होगा। और जैसे ही वहाँ से भागने का ट्राई करते हैं तो गलती से उनका एल्बो उस असैसिन के मुंह पे लग जाता है और वो असैसिन वहीं पे गिर जाता है। और वो असैसिन बोलने लगता है डीमन हेड मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और डीमन हेड सोच रहा होता है ये तो एक ह्यूमन है लेकिन आखिर एक ह्यूमन डीमन कैसल में कैसे आ गया? और अगर जीरो कॉप सोल्जर भी इसको नहीं जानते तो पक्का ये कोई असैसिन है। और तभी वो असैसिन बोलने लगता है मुझे यहाँ से अभी भागना होगा नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। लेकिन हम देखते हैं डीमन हेड ने अपनी स्वॉर्ड तैयार कर ली होती है और सोच रहे थे अगर मैं इस ह्यूमन को छोड़ दूंगा तो ये चीज मेरे काफी ज्यादा खतरनाक हो जाएगी। और फिर डीमन हेड्स को वहाँ पे बेहोश कर देते हैं
और बोलते हैं फटाफट इसको लॉकअप में डाल दो और जाकर डीमन किंग को इसके बारे में रिपोर्ट दो। और सारे जीरो कॉप सोल्जर बोलने लगते हैं सर ठीक है हम अभी करते हैं। और फिर डीमन एरेट वहाँ चले जाते हैं। सारे सोल्जर्स बात करने लगते हैं पक्का डीमन एरेट हमसे काफी ज्यादा डिसअपॉइंट होंगे, हमारे बीच में एक असैसिन था और हमें पता नहीं चला, और यहाँ पे उसको पकड़ने वाले भी डीमन एरेट है, अगर वो यहाँ पे नहीं होते तो हम लोग को भी काफी ज्यादा खतरा हो सकता था। और उनमें से एक सोल्जर सोचने लगता है जीरो कॉप कमांडर काफी ज्यादा तेज थे, उस असैसिन ने उनके ऊपर अचानक से अटैक किया, फिर भी उन्होंने उस अटैक को डॉज कर लिया और फिर उसको एल्बो मार के वहीं पे गिरा दिया और फिर उसको एक ही अटैक के अंदर बेहोश कर दिया। जीरो कॉप कमांडर का लेवल यहाँ के किसी भी डीमन से काफी ज्यादा हाई है और यही वजह है कि हम लोग को बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करने की जरूरत है, क्योंकि हम जीरो कॉप कमांडर के सोल्जर्स हैं। और वो सोल्जर बोलने लगता है मैंने बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करी है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा लेवल उनके अंगूठे के बराबर नहीं है। और फिर वो बोलता है यहाँ पे टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, चलो फटाफट ट्रेनिंग स्टार्ट करो, क्योंकि हम लोग जीरो कॉप सोल्जर्स हैं और हम अपने जीरो कॉप कमांडर का नाम कभी खराब नहीं होने देंगे। फिर हमें डीमन हेड की तरफ दिखाया जाता है और वो बोलता है मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया, मुझे उस वुडन स्वॉर्ड को नहीं उठाना चाहिए था, उसकी वजह से मेरे हाथ काफी ज्यादा दर्द कर रहे हैं और अब मुझे लगता है क्योंकि मैंने वहाँ की सारी प्रॉब्लम ठीक कर दी, मुझे अपने रूम में जाकर आराम करना चाहिए। तभी हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। डीमन हेड सो के उठे होते हैं और हम देखते हैं डीमन हेड के रूम में डीमन किंग आए होते हैं और वो बोलते तुम काफी ज्यादा थक गए होगे, क्या तुम्हें अच्छी नींद आई? और तभी डीमन हेड बोलने लगते हैं डीमन किंग आखिर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तभी हम देखते हैं डीमन किंग बोलने लगते हैं मुझे पता है मैं तुमको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, लेकिन क्या तुम थोड़ी देर के लिए मेरे साथ चल सकते हो? तभी डीमन हेड बोलने लगते हैं डीमन किंग आखिर बात क्या है? और डीमन हेड मन में सोच रहे होते भले जो भी बात हो, डीमन किंग ने यहाँ पे काफी टाइम तक वेट किया है तो मुझे उनके साथ जाना चाहिए। और तभी डीमन हेड बोलने लगते हैं क्या ये उस ह्यूमन के बारे में जिसने मुझे मारने का ट्राई किया था? तभी डीमन किंग बोलने लगते हैं हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, चलो फटाफट से मेरे साथ चलो। फिर हम देखते हैं लोग अंडरग्राउंड डंजन के अंदर आ गए होते हैं और डीमन हेड बोलते हैं कि इस डंजन के अंदर उन सबको रखा जाता है जो कि डीमन रियल के ऊपर अटैक करते हैं। और तभी हम देखते हैं डंजन की प्रिजन खुलती है और अंदर हमें उसी बंदे को दिखाया जाता है जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है। और डीमन हेड सोच रहे होते हैं आखिर इस बंदे की हालत इतनी ज्यादा कैसे खराब हो गई? तभी डीमन किंग बोलने लगते हैं एक बार इस बंदे की तरफ देखो, क्या तुम्हें काफी ज्यादा फेमिलियर नहीं लगता? और डीमन हेड बोलते हैं क्या फेमिलियर? फिर डीमन किंग बोलते हैं तुम इसको एक बार गौर से देखो, इसके अंदर जो डीमंस को मारने की चाह है ये कुछ वैसा ही बंदा है जो कि हर बार मेरे पास आता है ताकि वो मुझे यानी डीमन किंग को मार सके। और हम देखते हैं डीमन हेड सोच रहा होता है क्या ये बंदा एक हीरो है? और फिर हमें बताया जाता है कि अगर एक हीरो डीमन किंग के सामने हार जाता है तो उसके सामने दो ऑप्शन होते हैं, या फिर तो वो हीरो खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर ले जिससे डीमन किंग और पास में जितने लोग हैं उन सब की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाएगी, या फिर वो मर भी सकते हैं, या फिर वो हीरो ऐसा कर सकता है कि वो अपनी पावर को पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर बांट दे जिससे और भी हीरोज पैदा होंगे। और अगर बात कही जाए तो ज्यादातर हीरो मरने से पहले यही करते हैं। और जिन जिन लोगों के पास हीरो की पावर पहुंचती है अंपायर उन सारे बंदों को कलेक्ट करता है और अनऑफिशियली उन सारे लोगों को हीरो बोल दिया जाता है, लेकिन ऑफिशियली सिर्फ वही बंदा हीरो बन पाता है जो कि अपनी अचीवमेंट से खुद को वर्दी साबित कर सके। और डीमन हेड सोच रहे थे काफी अजीब बात है कि उन लोगों ने एक हीरो को फ्रेगमेंट को यहाँ भेज दिया। और डीमन किंग बोलने लगता है ये बिल्कुल भी मजाक की बात नहीं है, आखिर अंपायर वालों को क्या लगता है कि डीमन रियल कोई मजाक है कि वो किसी भी हीरो कैंडिडेट को यहाँ भेज देंगे? और डीमन हेड भी सोच रहे होते हैं कि हाँ डीमन किंग ने बिल्कुल सही बोला, अगर ये बंदा एक ऑफिशियल हीरो होता तो ये इतना वीक नहीं होता, लेकिन फिर भी ये बंदा एक हीरो कैंडिडेट है, आखिर अंपायर ने ऐसा क्यों किया? और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा आखिर इस हीरो को यहाँ भेजने का क्या रीजन था, आखिर वो एम्परर सोच क्या रहा है? तभी हम देखते हैं डीमन हेड बोलता है डीमन किंग क्या आप प्लीज मेरे को थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं, मुझे इस बंदे से अकेले में बात करनी है। और हम देखते हैं डीमन हेड काफी सीरियस होते हैं। फिर डीमन किंग वहाँ जाने लगता है, बोलते हैं चलो ठीक है बाहर मैं तुम्हारा वेट करता हूँ, प्लीज तुम थोड़ा इसे जल्दी बात कर लेना। और डीमन हेड सोच रहे होते हैं मुझे नहीं लगता इस बंदे का कोई रीजन है मुझे मारने का, तो आखिर इस बंदे ने डीमन रियलम के अंदर आके डीमन किंग को छोड़ के मेरे ऊपर अटैक क्यों किया? और तभी हम देखते वो बंदा बोलने लगता है योन हार्ट तुम बहुत बड़े कमीने हो, तुमने हमारे अंपायर के साथ गद्दारी की है, तुमने वहाँ पे अंपायर का ट्रस्ट जीता और एक हीरो बन गए और उसके बाद तुमने अंपायर को धोखा दे दिया और यहाँ पे डीमंस के साथ आके मिल गए। और तभी हम देखते हैं डीमन हेड हंसने लगता है और बोलते हैं मैंने कभी नहीं सोचा कि एम्परर इस तरीके से अपना मैसेज भेजेगा। फिर वो बंदा बोलने लगता है आखिर तुम क्या बोल रहे हो? डीमन हेड बोलते हैं तुम्हें धोखा दिया गया है। और फिर हम देखते हो बंदा बोलने लगता है आखिर तुम क्या फालतू बात कर रहे हो, एम्परर ने मुझे यहाँ पे इसलिए भेजा है ताकि मैं अंपायर के गद्दार को मार सकूं। फिर डीमन हेड बोलते मैं तुम्हें बताता हूँ कि आखिर तुम्हें धोखा कैसे दिया गया है। उस चीज का सबसे बड़ा प्रूफ तो ये है कि तुमने मुझे यहाँ पे अंपायर का गद्दार बोला और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा तुमने अपनी लाइफ के अंदर क्या पाप किया है कि तुम्हें उस कमीने एम्परर ने इस तरीके से धोखा दिया और यहाँ पे मरने के लिए छोड़ दिया। और वो बंदा बोलने लगता है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा आखिर तुम बोल क्या रहे हो? तभी डीमन हेड बोलता है क्या तुम्हें अभी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोल रहा हूँ? तुम्हारे जो एम्परर उनको सब कुछ पहले से पता है कि आखिर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ और यहाँ पे रहने का मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है। तभी वो बंदा बोलने लगता है इसका मतलब मुझे धोखा दिया गया है। और डीमन हेड बोलते हैं तो तुम्हें क्या लगता है आखिर एम्परर एक हीरो कैंडिडेट को डीमन रियलम क्यों भेजेंगे और वो भी सिर्फ एक गद्दार को मारने के लिए? और वो बंदा बोलने लगता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे धोखा दिया गया है। और फिर डीमन हेड वहाँ जाने लगता है और बोलता है तुम इस बारे में ध्यान सोचना जब तक तुम मर नहीं जाते। वो बंदा चिल्लाने लगता है और बोलता है मैंने अपनी लाइफ एम्पायर के लिए सेक्रीफाइस कर दी और उस एम्पायर ने मेरे को धोखा दिया, कमीने एम्पायर कहीं के मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा।
और डीमन हेड बोलने लगते हैं क्या फालतू इंसान है, आखिर वो अंपायर के लिए इतना लॉयल क्यों था, आज उसकी लॉयल्टी ने उसको मरने में मजबूर कर दिया। तभी डीमन किंग बोलने लगते हैं तो तुम्हें जो बात करनी थी वो खत्म हो गई और तुम्हारे एक्सप्रेशन को देख कर मुझे समझ में आ रहा है कि तुम काफी ज्यादा सेटिस्फाइड हो। तो अब मुझे बताओ हमें उस बंदे का क्या करना चाहिए, क्या हम उस बंदे को किस तरीके से यूज कर सकते हैं। फिर डीमन हेड बोलने लगता है डीमन किंग आपको उसका क्या करना है वो आप देख लीजिए, लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहता हूँ आप उसको मार दीजिए। तभी डीमन किंग बोलने लगते हैं चलो ठीक है ये तो तुम्हारा डिसीजन था, अगर मुझे लगेगा तो मैं पक्का उसके साथ यही करूंगा, लेकिन अगर मैं ऐसा करता हूँ तो तुम्हें उसके बदले में मुझे एक फेवर देना होगा। तभी डीमन किंग बोलने लगता है जो फर्स्ट कॉप कमांडर है वो एक फाइट के अंदर गए हुए हैं और उनको तुम्हारी हेल्प की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे जो उनका ओपोनेंट है वो कोई हीरो कैंडिडेट नहीं है बल्कि वो एक रियल हीरो है जो कि पार्टिसिपेट कर रहा है। और तुम्हें तो ये बात पता ही होगी अगर हीरोज और डीमन की फाइट होती है तो वो फाइट कितनी खतरनाक हो सकती है। तभी डीमन हेड सोचने लगते हैं अगर जो बंदा फाइट करने के लिए आया है वो एक रियल हीरो है तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ का कोई भी डीमन उसको संभाल पाएगा। और डीमन किंग बोलने लगते हैं मुझे लगता है कि तुम्हें भी हीरो से फाइट करने में काफी ज्यादा मजा आता है, मुझे पता है कि तुम इस मिशन का ध्यान रख लोगे, प्लीज तुम वहाँ पे जाकर फाइट करो और हमारे डीमन रियलन को बचाओ। लेकिन तभी हम देखते अचानक से डीमन हेड कुछ सोचने लगते हैं और बोलते हैं आखिर मैं यहाँ पे कैसे पहुंचा। और हम देखते डीमन किंग वहाँ जा रहे होते और बोलते हैं तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा क्योंकि फर्स्ट कॉप कमांडर काफी ज्यादा दिक्कत में है। और हम देखते हैं डीमन हेड को कुछ भी याद नहीं होता और वो सोच रहे होते कि आखिर मैं कहाँ जा रहा हूँ। और फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है डीमन हेड कैरेज के पास जा रहे होते और सोचते हैं मुझे ये याद है कि मैं डीमन किंग के पीछे पीछे डंजन में जा रहा था, लेकिन जैसे ही मुझे होश आया तो मुझे पता चला कि मुझे एक फाइट करने जाना है वो भी हीरो के खिलाफ, और मुझे लग रहा है मेरा एंड पास में है, मुझे अब मरने से कोई नहीं बचा सकता। तभी हम देखते ईडी बोलने लगता है सर रेड मैंने सारी तैयारी कर ली है। और तभी हम देखते हैं डीमन हेड वापस से काफी ज्यादा सीरियस हो जाते हैं, बोलते हैं हाँ मुझे समझ में आ गया, मैं भी काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ क्योंकि मुझे देखना है कि आखिर ये नया हीरो कैसा है। और ईडी सोच रहा होता है मुझे पता है डीमन हेड से पावरफुल कोई भी नहीं है और चाहे वो कोई भी हीरो है डीमन हेड उसको आराम से हरा देंगे। और मैं जानता हूँ कि फ्रंट लाइन में जाना काफी ज्यादा डेंजर की बात है, लेकिन सर रेड का फेस देख मुझे लग रहा है कि वो वेकेशन पे जा रहे हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पे 11th कॉप कमांडर रीलन आ जाती है और तभी हम देखते हैं डीमन हेड बोलते रीलन आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। मन में सोच रहे होते हैं भले ये देखने में काफी ज्यादा क्यूट लगे लेकिन सच में काफी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि डीमन किंग के बाद में रीलन के पास सबसे ज्यादा डिमोनिक एनर्जी है। और रीलन बोलने लगती है मैंने सुना कि आप फ्रंट लाइन में जा रहे हैं तो इसलिए मैं आपको एक गिफ्ट देना चाहती थी। और डीमन हेड सोच रहे होते इसको देख के लग रहा है कि ये नेकलेस है, आखिर रीलन ने मुझे क्यों दे रही है। और रीलन बोलने लगती मैंने इसके ऊपर अपना डिफेंसिव स्पेल कर रखा है तो ये कम से कम आपको एक बार मरने से बचा लेगा। और हम देखते हैं डीमन हेड उसको ले लेते हैं और बोलते हैं रीलन इसके लिए थैंक यू। और वो मन में सोच रही होती है मुझे इतने प्यार से दे रही है तो क्या मैं बेवकूफ हो जो कि इतने प्रीशियस गिफ्ट को नहीं लूंगा। तभी डीमन हेड बोलते हैं आखिर मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं फ्लो में समझ ही नहीं पाया कि आखिर मेरा हाथ कहाँ पे है। और हम देखते हैं ईडी रीलन को थैंक यू बोलने लगता है, बोलते हैं मुझे ये बात तो पता है कि डीमन हेड आराम से किसी को भी हरा सकते हैं, लेकिन फिर भी एक डिफेंसिव स्पेल से उनको काफी ज्यादा हेल्प होगा क्योंकि वैसे भी अभी उनके ऊपर हीरो से फाइट करने का आफ्टर इफेक्ट है। और रीलन भी बोलने लगती है तुम काफी अच्छे लेफ्टिनेंट हो, सच में तुम डीमन हेड का काफी ज्यादा ध्यान रखते हो। और फिर वो लोग ऐसे ही डीमन हेड की तारीफें करने लगते हैं। और फिर डीमन हेड बोलने लगता है मुझे लगता है हमें चलना चाहिए। और डीमन हेड सोच रहे होते हैं मेरी बॉडी के ऊपर जो हीरो को मारने का आफ्टर इफेक्ट हुआ है मैं उसके बारे में क्लियर कर देना चाहता हूँ। मैं बता दूं ना ही मैंने हीरो को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने से रोका है और ना ही मैंने सेल्फ डिस्ट्रक्शन को एब्जॉर्ब किया है। उस वक्त मैं उस वॉर के अंदर हीरो का कॉमरेड था, लेकिन हीरो चाहता था कि मैं सर्वाइव करूँ, इसलिए उसने मुझे कहा कि तुम पीछे रहो और हम लोग के आने का इंतजार करो, और अगर हम लोग ना आए तो ये रिपोर्ट जाके एम्परर को दे देना। और इस तरीके से सारे ट्रूप्स मुझे छोड़ के चले गए क्योंकि उनका कहना था कि अगर हम में से कोई भी जिंदा रहता है तो ये काफी ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं इस हीरो से पहले लास्ट हीरो था, इसीलिए ये हीरो चाहता था कि मैं कुछ अचीव करूं। और उसने जाते हुए मुझसे बोला था कि वो पक्का वापस आएगा। मैं वहाँ पे काफी टाइम तक वेट करता रहा और मैं सोचता था कि इतना टाइम बीत गया है आखिर वो लोग यहाँ पे आए क्यों नहीं, लेकिन मेरे को वहाँ पे जाके देखने से 3 चीजें रोक रही थी। वो था मेरा गिल्ट, डर और शर्म, क्योंकि मैं यहाँ पे कॉमरेड बन के आया था तो मैंने उन लोगों के साथ सिर्फ सर्वाइव करने के लिए छोड़ दिया, लेकिन एंड में जाके मैंने सोचा कि मुझे कम से कम जाके रिजल्ट देखना चाहिए। अगर हीरो जीत गया होगा तो मैं उसको वापस एम्पायर में लेकर चला जाऊंगा, और अगर वहाँ पे डीमंस जीत गए होंगे तो मैं ये रिपोर्ट लेके वापस से एम्पायर के पास चला जाऊंगा। लेकिन हम देखते हैं डीमन किंग ने ऑलरेडी हीरो को हरा दिया होता है और हीरो की हालत वहाँ पे काफी ज्यादा खराब होती है। और तभी डीमन किंग बोलने लगते हैं क्या तुम्हारे कोई लास्ट वर्ड्स हैं। और हम देखते हैं हीरो हंसता है और खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने लगता है। और ये देख के डीमन हेड सोच रहा होता है आखिर हीरो खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट क्यों कर रहा है, मुझे इसके बारे में जाके एम्पायर को बताना होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं उसके पीछे एक बहुत पावरफुल डीमन आता है जो कि उसके ऊपर काफी तरह अटैक करता है, लेकिन डीमन हेड उस अटैक से बच जाते हैं। और फिर वो डीमन वापस से अटैक करता है, लेकिन डीमन हेड वापस से बच जाते हैं। फिर डीमन हेड पूछते हैं मैंने तो तुम्हारा कुछ बिगाड़ा भी नहीं, आखिर तुम मुझे बिना बताए अटैक क्यों कर रहे हो। वो डीमन लगातार अटैक कर रहा होता है और तभी हम देखते हैं डीमन हेड सोचता है अगर इस तरीके से चलता रहा तो मैं यहाँ पे मारा जाऊंगा, कैसे भी करके यहाँ से भागने का तरीका ढूंढना होगा। और फिर वो काफी तेजी से आगे बढ़ते हुए उस डीमन को स्टैब कर देता है, लेकिन हम देखते हैं उसके स्टैब करने से उस डीमन को कोई फर्क नहीं पड़ता। और डीमन हेड सोच रहा होता है मुझे पता था कि मेरी स्ट्रेंथ से मैं कभी इसको स्टैब नहीं कर पाऊंगा। लेकिन तभी हम देखते क्योंकि वो डीमन काफी ज्यादा भारी होता है, इसीलिए अचानक से वहाँ की जमीन टूट जाती है और उस क्लिफ से नीचे गिरने की वजह से वो डैगर उस डीमन की बॉडी में पूरी तरह से घुस जाता है। और जब डीमन हेड देखता है तो अग्रे मर चुका होता है। डीमन हेड सोचता है कि अगर हम एक डीमन के ऊपर क्लिफ से गिरने जितना पावर लगा है
तो उसकी बॉडी में एक डैगर आराम से घुस सकता है। लेकिन क्लिफ टूटने की वजह से वो गलती से एनिमी के सेंटर गेम में पहुंच गया होता है। हम देखते हैं सारे डीमन बोलने लगते हैं, आखिर ये ह्यूमन कौन है, इसने हमारे 7th कॉप कमांडर को हरा दिया। आखिर एक ह्यूमन इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। और ये सुन के हमारा डीमन हेड भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और मन में सोचता है क्या ये 7th कॉप कमांडर था। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही, आखिर ये डीमन किंग मेरी तरफ ऐसा क्यों देख रहा है। मुझे लग रहा है ये मुझे अभी मार देगा। लेकिन तभी हम देखते हैं हीरो बोलने लगता है, लियोन हार्ट आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। मैंने तुमसे ये बोला था ना कि तुम वहाँ पे रहना, मैं यहाँ पे इन लोगों को सेल्फ डिस्ट्रक्शन करके खत्म करने वाला था। पर तभी हम देखते हैं डीमन हेड बोलने लगता है, मुझे प्लीज माफ कर देना, लेकिन मैं यहाँ पे अपनी ड्यूटी निभाने आया हूँ। और वो हीरो बोलने लगता है, लेकिन मैं चाहता था कि तुम सर्वाइव करो। और डीमन हेड सोचने लगता है, आखिर इसने सेल्फ डिस्ट्रक्शन को बंद क्यों कर दिया। और हम देखते हैं हीरो सोचने लगता है कि हमारे एम्पायर में सारे लोगों को लगता है कि ये काफी ज्यादा कमजोर है और ये कुछ भी नहीं कर सकता। मुझे पता है कि लियोन हार्ट काफी ज्यादा काइंड और लॉयल है और मैं हमेशा से यही चाहता था कि मेरे बाद में यही हीरो बने। और अगर गॉड आप मुझे देख रहे हो, मैं चाहता हूँ कि प्लीज आप लियोन हार्ट को जिंदा रहने दो। उससे कम मैं चाहता हूँ कि आप मेरी पावर्स को इसको दे दो। और तभी हम देखते लियोन हार्ट के पास एक गोल्डन कलर की लाइट आने लगती है और हम देखते डीमन किंग सोच रहे होते हैं ये चीज सेल्फ डिस्ट्रक्शन काफी ज्यादा अलग लग रही है। वो हीरो अपनी पावर को ट्रांसफर करने का ट्राई कर रहा है, लेकिन ये चीज तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और हम देखते वो हीरो वहीं पे मर जाता है और डीमन हेड सोच रहा होता है आखिर इस हीरो को क्या लगा कि ये अपनी पावर को मुझे ट्रांसफर कर देगा और ये हो जाएंगी। मेरे पास काफी ज्यादा कमजोर बॉडी है, मुझे नहीं लगता मेरे पास कभी पावर आएगी। और फिर उस हीरो को वहीं पे रख देता है और सोचने लगता है कि मुझे तो एक बार के लिए लगा था कि वो पावर्स मेरे अंदर आ जाएगी, लेकिन मुझे मेरी बॉडी में कोई भी चेंजमेंट फील नहीं हो रही। मैं अभी भी ह्यूमंस के अंदर सबसे ज्यादा वीकेस्ट हूँ। तो ये सारे डीमंस बोलने लगते हैं उस ह्यूमन ने हीरो को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने से रोक दिया और साथ ही साथ में उस हीरो को मार भी दिया। लेकिन हमें एक बात समझ में नहीं आ रही, आखिर उसने हीरो के सेल्फ डिस्ट्रक्ट को एब्जॉर्ब कैसे किया। और फिर डीमन हेड सोचने लगता है मुझे लगता है अब मेरा एंड नजदीक है, क्योंकि सारे डीमंस ने मुझे घेर लिया है और मैंने इनके 7th कॉप कमांडर को भी मार दिया। ये लोग मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले। तभी हम देखते डीमन किंग बोलने लगता है आखिर तुम ऐसी सिचुएशन के अंदर भी हंस कैसे सकते हो, मुझे बताओ आखिर तुम्हारा नाम क्या है। तभी डीमन हेड बोलने लगता है मेरा नाम है लियोन हार्ट। और तभी डीमन किंग बोलने लगते हैं मुझे तुम्हारा नाम काफी ज्यादा पसंद आया, क्या तुमने कभी डीमन आर्मी ज्वाइन करने का सोचा है। और डीमन हेड सोचने लगता है क्या डीमन आर्मी को ज्वाइन करने के बारे में, क्या सच में डीमन किंग चाहता है कि मैं उसकी डीमन आर्मी को ज्वाइन करूं। और तभी डीमन किंग बोलने लगते हैं अगर तुम सच में हमारी डीमन आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हो, मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होगी। और मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि यहाँ पे किसी भी डीमन को तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इन सब लोगों ने तुम्हारी पावर को देख लिया है। तो हम देखते हैं डीमन हेड सोच रहा होता है कि मैंने ये तो सोचा था कि मुझे सर्वाइव करना है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इस तरह सर्वाइव करना पड़ेगा। फिर मैं प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। डीमन हेड सोच रहा होता है उस दिन के बाद से सारे डीमंस को ये लगता है कि मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ, यहाँ तक कि मैंने हीरो और 7th कॉप कमांडर को भी मारा है। तो अगर मेरे बराबर कोई पावरफुल है तो सिर्फ डीमन किंग है। तभी हम देखते ईडी उसके पास आता है, बोलता है सर अलर्ट हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं और यहीं पे डीमन और ह्यूमन के बीच में फाइट होने वाली है। तभी हम देखते 1st कॉप कमांडर बोल रहा होता है डीमन हेड मैं आपका कब से यहाँ पे वेट कर रहा था। और डीमन हेड सोच रहा होता है 1st कॉप कमांडर की हालत देख के तो यही लग रहा है कि यहाँ की कंडीशन कुछ अच्छी नहीं है, मुझे वहीं पे डीमन किंग को मना कर देना चाहिए था। पर अगर मैं वहाँ पे मना करता तो मुझे लगता है मेरे लिए काफी बड़ी दिक्कत हो जाती। और अगर सोचा जाए तो सच में शुरुआत से मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। 1st कॉप कमांडर सोच रहे होते हैं, इनका फेस देख के लग रहा है कि इनको कोई भी टेंशन नहीं है। और 1st कॉप कमांडर बोलने लगते हैं डीमन हेड प्लीज हमें माफ कर दीजिए, लेकिन अभी के लिए तो फाइट रुकी हुई है और हमें नहीं पता कि कब ये फाइट स्टार्ट हो जाएगी, इसीलिए हमको एडवांस में प्रिपरेशन करनी होगी। तभी डीमन हेड बोलने लगते हैं तुम ये कहना चाहते हो कि वॉर के स्टार्ट होते ही हमारे कॉप्स उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ेंगे। तभी 1st कॉप कमांडर बोलता है नहीं मैं ये चाहता हूँ कि आप इस वॉर के अंदर खुद से पार्ट ले, जैसे ह्यूमंस की आर्मी अटैक करने के लिए आगे बढ़े तो आप भी उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाएं। डीमन हेड सोचने लगता है क्या ये चाहता है कि मैं भी यहाँ पे फाइट करूँ। देखते सीन चेंज होता है, ह्यूमन वर्ल्ड के फ्रंटलाइन का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे एक बंदा बोल रहा होता है तुम कह रहे हो कि वहाँ पे 0 कॉप कमांडर आया है। और वो बंदा बोलता है हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, जहाँ तक हमारे बंदे ने न्यूज़ पहुंचाई है कल ही 0 कॉप कमांडर वहाँ पे पहुंचे हैं और वो इस वॉर के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और इस वजह से डीमन आर्मी काफी ज्यादा जोश में लग रही है। और अगर वहीं बात करी जाए हमारे एम्पायर के ट्रूप्स की, तो हम देखते हो बंदा बोलने लगता है बस इतना काफी है। तो सोच रहा होता है आखिर वो कमीना यहाँ पे क्यों आया, मैंने सुना है कि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो 0 कॉप कमांडर जिसको डीमन किंग का जोकर कार्ड भी बोला जाता है। और अगर बात करें तो 1st कॉप कमांडर से तो काफी ज्यादा पावरफुल है, यहाँ तक कि सारे 12 कॉप कमांडर भी मिलकर उससे फाइट करें तो भी वो उससे नहीं जीत सकते। तभी उसके साथ वाला बंदा बोलता है अगर ये बात सच है कि 0 कॉप कमांडर यहाँ पे आ चुका है तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग ये फाइट जीत पाएंगे। और तभी हम देखते हो दूसरा बंदा बोलने लगता है हम एक असैसिन को भेजेंगे 0 कॉप कमांडर को मारने के लिए। तभी दूसरा बंदा बोलता है क्या एक असैसिन को, तो तुम्हें क्या सच में लगता है कि एक असैसिन 0 कॉप कमांडर को मार सकता है। अभी हम देखते हो पहला बंदा बोलने लगता है अगर सच में 0 कॉप कमांडर इतना ज्यादा पावरफुल है जैसे कि उसके बारे में रूमर्स फेमस है तो एक बार के लिए हमें उस रूमर को कंफर्म करना चाहिए वहाँ पे 0 कॉप कमांडर सच में एग्जिस्ट करता भी है या फिर ये एक डीमन किंग की चाल है जो कि उन लोगों ने ह्यूमन आर्मी को डराने के लिए बनाई है। और हमें बताया था कि वो बंदा कोई और नहीं ह्यूमंस का नया हीरो जिसका नाम है क्रूअल। और क्रूअल बोलने लगता है अगर एक असैसिन ये पता लगा ले 0 कॉप कमांडर सच में इतना पावरफुल है कि नहीं तो ये चीज हमारे लिए काफी ज्यादा हेल्प करेगी। और हमें दिखाया था ईडी को जो कि डीमन हेड के हाथ की पट्टी कर रहा होता है। और डीमन हेड सोच रहा होता है कि मुझे सच में इस फाइट को ज्वाइन करने की जरूरत है और मेरे ऊपर तो इस बात का बहुत ज्यादा प्रेशर है क्योंकि मुझे वहाँ पे काफी ज्यादा आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करना पड़ेगा क्योंकि मैं एक 0 कॉप कमांडर हूँ। अगर मैंने वहाँ पे परफॉर्म नहीं किया और मैं बच भी गया तो भी ये लोग मुझे मार देंगे। तभी ईडी बोलने लगता है
सर रेड क्या आप ठीक नहीं है? आपकी बॉडी बहुत ज्यादा कांप रही है, इसलिए मुझे बैंडेज करने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। तभी डीमन हेड बोलने लगता है, नहीं नहीं इसमें कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और तभी हम देखते हैं डीमन हेड बोलने लगता है, ईडी तुम्हें इतनी ध्यान से करने की जरूरत नहीं है। और डीमन हेड सोच रहा होता है, मैं बस जाके नए हीरो का फेस देख के आ जाऊंगा। तभी ईडी बोलने लगता है, हमें नहीं पता कि कब ये बैटल स्टार्ट हो जाए, तो मुझे इस चीज को केयरफुली करने की जरूरत है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि एक गलती की वजह से हमें मौका हाथ से निकाल दे। और वैसे भी सर रेड आप अपना ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखते। हम देखते हैं डीमन हेड सोच रहा होता है, चलो ये तो बहुत अच्छी बात है कि मेरे को सर्व करता है, लेकिन आखिर ये बिना कंप्लीट किए मुझे कैसे फॉलो कर लेता है? आखिर मेरे बारे में क्या खास है? और वो सोचता है, मुझे खून की उल्टी होती है और मैं काफ़ी आसानी से बेहोश भी हो जाता हूँ। अगर मैं ज़्यादा धूप के अंदर जाता हूँ तो मेरी स्किन के ऊपर रैशेस पड़ जाते हैं। अगर मैं अपने आप को कहीं से भी देखूँ तो मैं सिर्फ यूजलेस कचरा हूँ। तो आखिर ये ईडी जैसा बंदा मेरा लेफ्टिनेंट क्यों है और मेरा इतना ध्यान क्यों रखता है? तो तभी हम देखते ईडी बोलने लगता है, अब आपका बैंडेज काफ़ी अच्छे तरह से हो गया है, मुझे तो लगता है कि आप सारी ह्यूमन आर्मी को अकेले ही खत्म कर देंगे। और फिर ईडी बोलने लगता है कि इस कपड़े को डीमन किंग ने अपने मैजिक से बनाया है ताकि आपका फेस सन से बिल्कुल भी हार्म ना हो, और अब आप चाहे तो अपनी मर्जी के हिसाब से फाइट कर सकते हैं। और डीमन हेड बोलने लगता है, उन्होंने यहाँ पे एक स्पेल भी छोड़ा है जिसकी वजह से मैं इस पट्टी के भी आर पार देख सकता हूँ। ईडी बोलता है, डीमन किंग ने जितना इसके ऊपर मैजिक यूज किया है, मुझे लगता है सर डीमन किंग काफी ज्यादा केयर करते हैं। और फिर हम देखते हैं, हमें बताया जाता है मैजिक इस वर्ल्ड की रेगुलेशन को तोड़ती है और बहुत ही कम डिमंस होते हैं जो कि मैजिक को यूज कर पाते हैं, और जो डिमोनिक एनर्जी वो लोग मैजिक के ऊपर यूज करते हैं वो वापस से रिकवर नहीं की जा सकती। और यहाँ तक ये भी माना जाता है कि जितनी ज़्यादा डीमन किंग की डिमोनिक एनर्जी कम होगी उतनी ही जल्दी नया हीरो अपीयर होगा। और अगर डीमन किंग इतनी ज़्यादा डिमोनिक एनर्जी को यूज कर रहे हैं, इसका मतलब वो काफी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि वो आने वाले नए हीरो को हरा सकते हैं। और हम देखते हैं डीमन हेड की पूरी बॉडी पर पट्टी बांध दी होती है और ईडी बोलने लगता है, जब तक हमारे पास 0 कॉप सोल्जर्स और आप मौजूद है हमें लगता है कि हम हारेंगे। और जैसे ही आप वहाँ पे एंटर करेंगे सारे सोल्जर्स काफी जोश के साथ ट्रेनिंग करने लगेंगे। और तभी हम देखते हैं डीमन हेड बोलने लगता है, मैं अभी 9th कॉप कमांडर के टेंट में जा रहा हूँ ताकि हम उन लोगों से थोड़ी बात कर सके। और तभी हम देखते हैं डीमन हेड बाहर निकलता है और सोच रहा होता है, मुझे यहाँ पे कोई ना कोई छुपने की जगह ढूंढनी होगी। और तभी हम देखते हैं सारे सोल्जर्स डीमन हेड को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और बोलते हैं, हमें इस वॉर के अंदर काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी और अब हमने 0 कॉप कमांडर को देख लिया है तो हमें पक्का भरोसा हो गया कि हम इस वॉर को जीतने वाले हैं। तभी हम देखते हैं फर्स्ट कॉप कमांडर देख के काफी ज्यादा खुश होते हैं, बोलते हैं, मुझे पता था कि डीमन किंग का डिसीजन बिल्कुल ठीक है। डीमन हेड के यहाँ पे आने से सारे सोल्जर्स के अंदर काफी ज्यादा जोश भर गया है। और तभी हम देखते हैं 0 कॉप कमांडर को साइड से पेड़ पे बैठ के बंदा देख रहा होता है और बोलता है, तो ये है 0 कॉप कमांडर। और रियलिटी में 0 कॉप कमांडर एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसको देख के ऐसा नहीं लगता कि इसके बाद इतनी स्ट्रेंथ होगी, क्योंकि इसकी हाइट भी काफी ज्यादा कम है। लेकिन अगर उसकी तरफ ध्यान से देखा जाए तो उसका जो एग्रेशन है वो काफी ज्यादा अलग लेवल पे है और उसके आसपास का ऑरा देख के ये फील हो रहा है कि वो एक एब्सोल्यूट किलर है। और मुझे लगता है जो भी बातें चल रही है वो एक र्यूमर नहीं है, हो सकता है कि सच में इतना ज्यादा पावरफुल हो। और फिर असैसिन सोचने लगता है, भले वो काफी ज्यादा पावरफुल हो लेकिन मुझे लगता है मुझे 0 कॉप कमांडर को एक बार टेस्ट कर लेना चाहिए। और फिर वो 0 कॉप कमांडर के ऊपर एक पॉइजन डार्ट फेंक देता है और हम देखते हैं डीमन हेड उसको डॉज कर लेता है। और वो असैसिन सोच रहा होता है कि इसने काफी जल्दी इसको डॉज कर लिया। और तभी डीमन हेड उस असैसिन की तरफ देखता है और ये देख के असैसिन काफी डर जाता है और सोचता है, उसको ये बहुत जल्दी पता चल गया कि आखिर ये पॉइजन डार्ट कहाँ से आई है, मुझे फटाफट से यहाँ से निकलना होगा वरना मैं मारा जाऊंगा। फिर वो काफी तेजी से वहां से निकल जाता है। और तभी डीमन हेड सोच रहा होता है कि आखिर हर बार पत्थर मेरे पाँव के नीचे क्यों आ जाता है। तभी हम देखते हैं उनमें से एक सोल्जर पूछने लगती है, 0 कॉप कमांडर आखिर क्या हुआ? और तभी डीमन हेड बोलने लगता है, अरे कुछ नहीं, मैं तो स्ट्रेचिंग कर रहा था। और वो सोल्जर बोलने लगती है, आप तो पहले से स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, इसका मतलब आप पहले से तैयार है और अब हमें पूरी तरह से भरोसा हो गया कि ये वॉर हम ही जीतने वाले हैं। और तभी हम देखते हैं डीमन हेड सोच रहा होता है कि मुझे लगता है यहाँ पे छुपने की कोई अच्छी जगह है, तो मुझे यहाँ पे जाकर टेंट में ही रहना चाहिए। और हम देखते हैं वो असैसिन छुप के देख रहा होता है और बोलता है, आखिर वो टेंट के अंदर क्यों जा रहा है? क्या इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पे सेफ हूँ, या फिर शायद ये इस वजह से हो सकता है वो नहीं चाहता कि उसके साथियों को पता चले कि यहाँ पे एक ऐसा बंदा आ चुका है जो कि छुपके से हमारे टेंट के अंदर घुस चुका है और सीक्रेटली वो उन बंदों को बताएगा जो कि उसके काफी ज्यादा ट्रस्टवर्दी है। क्या मुझे यहाँ से वापस चले जाना चाहिए? लेकिन आखिर मैं 0 कॉप कमांडर की सिर्फ एक स्किल देख के कैसे जा सकता हूँ? अगर मैं उसकी और भी स्किल के बारे में पता कर सकूँ तो मुझे लगता है मैं अंबा की काफी ज्यादा हेल्प कर पाऊंगा। और मुझे लगता है मुझे सिर्फ एक बार और 0 कॉप कमांडर को टेस्ट कर लेना चाहिए। तभी हम देखते ईडी बोलने लगता है कि सर आखिर आप इतनी जल्दी क्यों आ गए? क्या वहाँ पे आपको 9th कॉप कमांडर नहीं मिले? तभी हम देखते हैं डीमन हेड बोलने लगता है, क्या तुमको उस हीरो के बारे में कुछ पता है जो कि इस बार अटैक करने वाला है? ईडी बोलने लगता है कि जो हमारे 2nd कॉप कमांडर है वो इसके बारे में पता कर रहे हैं, लेकिन जो हीरो है वो हेलमेट से अपना फेस ढक के रखता है, इसीलिए उसके बारे में पता करना काफी मुश्किल है। और साथ ही में हमें ये बात पता है कि उसकी स्वॉर्डमैनशिप स्किल काफी अच्छी है। और हम देखते हैं ये सारी बातें वो असैसिन बैठ के देख रहा होता है और वो सोच रहा था आखिर वो मेरे बारे में क्यों नहीं बात कर रहा, वो डायरेक्ट सर क्रूएल के बारे में क्यों बात कर रहा है? क्या उसको ये बात पता चल चुकी है कि सर क्रूएल ने मुझे यहाँ पे भेजा है? और तभी हम देखते हैं डीमन हेड को वहाँ पे वाइन मिलती है और वो सोच रहा होता है कि वो मुझे ड्रिंक नहीं करने दे रहा, लेकिन यहाँ पे बैठ के वो खुद ड्रिंक कर रहा है। और तभी हम देखते हैं डीमन हेड को इतना गुस्सा में देख के ईडी बोलने लगता है कि सर रेड आपको ये सोचने की जरूरत नहीं कि ये मैं पी रहा हूँ, मैं ये आपके लिए लेके आया हूँ। और तभी हम देखते हैं डीमन हेड शांत हो जाता है, बोलता है, तो क्या मैं इसको पी सकता हूँ? और तभी ईडी बोलने लगता है कि हाँ यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है पीने में, क्योंकि वैसे भी ये बैटल फील्ड है और ड्रिंक करने से आपकी नर्व्स खोलने में काफी ज्यादा हेल्प मिलती है। और हम देखते हैं डीमन हेड बोलने लगता है, मुझे लगता है तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो।
और ईडी बोलने लगता है कि डीमन हेड को वाइन काफी ज्यादा पसंद है, मुझे लगता है कि इनको इस बार के लिए पीने देना ठीक रहेगा। लेकिन तभी हम देखते हैं डीमन हेड रुक जाता है और बोलता है मुझे लगा जैसे मैंने कुछ सुना। तभी ईडी बोलता है डीमन हेड क्या कोई प्रॉब्लम है? और वो असेसिन सोचने लगता है कि ये बंदा कितना बेवकूफ हो सकता है। मैंने वहाँ पे एक पत्थर फेंका और उसने उसको नोटिस कर लिया और उसी वक्त मैंने उसके ड्रिंक में पॉइजन मिला दिया और इस बात पे उसने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। और मैंने जो पॉइजन मिला है वो काफी ज्यादा खतरनाक है, उसकी सिर्फ एक सिप लेने से ही मर जाएगा। और तभी हम देखते हैं डीमन हेड उसको पीने लगता है और वो असेसिन सोच रहा होता है कि अब जीरो का कमांडर खत्म होने वाला है। लेकिन तभी हम देखते हैं डीमन हेड वहीं पे रुक जाता है। डी पूछता है कि सर रेड क्या कोई प्रॉब्लम है? और हम देखते हैं डीमन हेड उसको वहीं पे फेंक देता है। फिर डीमन हेड बोलता है मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है। लेकिन हम देखते हैं डीमन हेड सोच रहा होता है मैं तो बस यहाँ पे मक्खी को मारना चाहता था, गलती से मेरे हाथ से वो ग्लास छूट गया। और डीमन हेड बोलने लगता है ईडी प्लीज मुझे माफ कर देना, मैंने ये चीज जानबूझ के नहीं करी। लेकिन तभी हम देखते हैं उस वाइन के अंदर जो मक्खी गिरी थी वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है। और ईडी बोलता है इसके अंदर तो पॉइजन था, यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा बंदा है जो कि सर रेड को मारने का ट्राई कर रहा था। और हम देखते हैं वो असेसिन भाग के जा रहा होता है और बोलता है मुझे इस चीज की रिपोर्ट जल्द से जल्द सर क्रूअल को देनी होगी। जो जीरो का कमांडर उसमें काफी ज्यादा पावरफुल है और उनसे डील करना हमारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल होगा, वो एक काफी ज्यादा डेंजरस मैन है। तभी हम देखते फर्स्ट का कमांडर बोल रहा होता है क्या किसी ने यहाँ पे आने का ट्राई किया? और उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि वो जीरो का कमांडर को मार सके। और सारे सोल्जर बात करने लगते कि आखिर वो असेसिन यहाँ पे आया कैसे, जीरो का कमांडर को छोड़ के बाकी किसी को भी इस बारे में पता कैसे नहीं चला। तभी हम देखते फर्स्ट को कमांडर बोलने लगते हैं मैं तुम लोग को इस गलती के लिए बाद में पनिशमेंट दूंगा, लेकिन अभी के लिए जाके फटाफट से चेक करो कि यहाँ पे हमारा कोई और एनिमी नहीं होना चाहिए। और हम देखते डीमन हेड सोच रहा होता है इसका मतलब मैं सच में मर सकता था। ईडी बोलने लगता है कि सर रेड प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आज मेरी बेवकूफी की वजह से आपकी जान जा सकती थी। और तभी हम देखते डीमन हेड बोलने लगता है मुझे लगता है कि इसमें तुम्हारी गलती थी, वो बंदा सच में काफी ज्यादा स्किल्ड असेसिन था। और डीमन हेड सोच रहा होता है कि शायद से उन लोगों को लगता है कि जीरो का कमांडर काफी ज्यादा पावरफुल है और वो उन लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकता है, इसीलिए अंपायर मुझे भरवाना चाहता है। लेकिन मैं उस कमीने के साथ ड्रिंक भी नहीं कर पाया। और तभी डीमन हेड बोलता है ईडी मेरी बात ध्यान से सुनो। बोलता है कि आप मुझे जो भी पनिशमेंट देंगे मैं उसको लेने के लिए तैयार हूँ। लेकिन डीमन हेड बोलता है कि तुम जब वो बोतल लेके आए थे तो मेरे हिसाब से वो बोतल अनओपन थी। और ईडी बोलता है हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, तो इसका मतलब ये चीज पक्का है कि पॉइजन उस ग्लास के अंदर था ना कि इस बोतल के अंदर। और इसका मतलब ये है कि मैं इस अल्कोहल को ड्रिंक कर सकता हूँ। और फिर हमें वापस से ह्यूमन आर्मी का सीन दिखाया जाता है। वो असेसिन आके हीरो को बता रहा होता है कि सच में जीरो का कमांडर काफी ज्यादा डेंजरस है, जो भी रूमर्स उसके बारे में फेमस है वो बिल्कुल भी गलत नहीं है, मुझे नहीं लगता कि हम उसके खिलाफ जीत पाएंगे। और हम देखते क्रूअल बोलने लगता है कि ये असेसिन काफी ज्यादा स्किल्ड था पर उसके बावजूद भी ये मरते मरते बचा है, इसका मतलब जो भी रूमर्स थे वो बिल्कुल सही थे। और जीरो का कमांडर हमारे लिए काफी ज्यादा डेंजरस है और अगर हमें डीमन आर्मी से जीतना है तो हमें उस बंदे की जरूरत पड़ेगी कि उन लोगों के पास भी जीरो का कमांडर है, तो फिर सिर्फ वही बंदा है जो कि जीरो का कमांडर को टक्कर दे सकता है। फिर उसके साथ वाला बंदा बोलने लगता है आपके कहने का मतलब जो इस अंपायर का दूसरा हीरो है? क्रूअल बोलने लगता है हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला, लेकिन अभी के लिए तो वो यहाँ पे नहीं है, तो इसीलिए अभी के लिए हमको पीछे हटना होगा। और उसके साथ वाला बंदा बोलने लगता है कि अगर हम लोग पीछे हटेंगे तो क्या ऐसा नहीं लगेगा कि हम जीरो का कमांडर के डर से यहाँ से भाग गए और वो यहाँ पे हमारे बारे में काफी ज्यादा छोटा सोचने लगेंगे। और हम देखते क्रूअल बोलने लगता है कि हम लोग यहाँ से पीछे हटेंगे लेकिन अगर हमारे ऊपर कोई भी अटैक करने के लिए आएगा तो हम उसको वहीं पे मार देंगे। और मुझे लगता है हम लोग को इन डीमंस को यही सोचने देना चाहिए कि ये लैंड वैसे भी इतनी ज़्यादा जरूरी नहीं है, तो हम लोग इस वजह से पीछे हट रहे हैं। और हम लोग को उनको बिल्कुल भी नहीं दिखाना हम लोग जीरो का कमांडर के से पीछे हट रहे हैं, बस उन लोग को ऐसा लगना चाहिए कि हम उन लोगों को ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर नहीं घुसने देंगे। और तभी उसके साथ वाला बंदा बोलने लगता है मैं ये बात सारी आर्मी को तो समझा दूंगा, लेकिन आखिर हम अंपायर के अंदर क्या बोलेंगे? और फिर हम देखते क्रूअल बोलने लगता है हम लोग को वहाँ पे ये रिपोर्ट देनी है कि हम लोगों ने अपने लैंड को तो बचा लिया लेकिन डिमोनिक रियल्म की लैंड पे हम लोग कब्जा नहीं कर पाए, और वैसे भी जो हमारे अंपायर की लैंड है वो तो बची हुई है, और इसलिए हमने सोचा कि हमें आगे और लड़ाई करने की जरूरत नहीं है और हम लोग वहाँ से पीछे हट गए। हम देखते क्रूअल बोलने लगता है मैं नहीं चाहता कि मैं अभी हीरो बनाऊं और मैं बिना कुछ अचीव किए मर जाऊं। और क्रूअल बोलने लगता है कि ये चीज का ध्यान रखें कि जीरो का कमांडर हमारे पर अटैक करने के लिए ना आए। और वो साथ वाला बंदा बोलने लगता है आप टेंशन मत लो, जीरो का कमांडर हमारे पर डायरेक्टली अटैक करने के लिए नहीं आएगा। और फिर क्रूअल बोलता है चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, तो इसका मतलब हम इस प्लान को लेकर चल सकते हैं। फिर हम देखते हैं वहाँ पे एक बंदा दौड़ता हुआ आता है और बोलता है कि जो डीमन आर्मी वो हमारे ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रही है, और इस बार जो बंदा आर्मी को लेकर आगे बढ़ रहा है वो कोई और नहीं, वो जीरो का कमांडर है। और क्रूअल सोचने लगता है आखिर हमारा ये प्लान फ्लॉप कैसे हो गया। और फिर हमें डीमन हेड की तरफ दिखाया जाता है, वो वहाँ पे सारे ह्यूमन आर्मी को खचाखच काट रहा होता है। और हम देखते ईडी बोल रहा होता है कि सर एरेट ने वो पूरी बोतल पी ली और अभी वो पूरी तरह से ड्रंक है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे सर एरेट फाइट कर रहे हैं इसीलिए हमारे सारे सोल्जर का जोश काफी ज्यादा है। अभी हम देखते हैं वहाँ पे ह्यूमन आर्मी का एक बंदा डर के मारे गिर जाता है और रोने लगता है और बोलता है ये बंदा तो एक डेविल है, और इस बंदे को देख के मुझे हिम्मत ही नहीं हो रही मेरे वेपन को उठाने की, लेकिन मुझे फिर भी खुद को सर्वाइव करना है और मुझे काफी ज्यादा डर भी लग रहा है। वो बोल रहा था प्लीज मेरी कोई हेल्प करो वरना ये डेविल मुझे मार डालेगा। और तभी हम देखते हैं डीमन हेड उसके पास जाता है और बोलता है आखिर तुम यहाँ पे बैठे क्यों हो, तुम यहाँ पे खुद को बचाने के लिए फाइट नहीं करने वाले? अगर तुम यहाँ पे फाइट नहीं करने वाले तो तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। और हम देखते हैं जैसे डीमन हेड उसके ऊपर अटैक करने वाले होते हैं वैसे उनके ऊपर काफी बड़ा अटैक होता है और डीमन हेड काफी दूर जाकर गिरते हैं। ये देख के ईडी उनके पास जाता है बोलता है सर हेड क्या आप ठीक है? और हम देखते हैं डीमन हेड की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई होती है और ईडी बोलता है आखिर किसकी हिम्मत हुई सर हेड के ऊपर हमला करने की। और हम देखते हैं जिस बंदे ने डीमन हेड के ऊपर अटैक किया होता है वो बंदा कोई और नहीं हीरो होता है।
और हीरो बोल रहा था मैं तुम्हें सिर्फ एक स्ट्राइक के अंदर मारने वाला था। और ईडी बोलता सर रेड क्या आप ठीक है? लेकिन हम देखते रेलन के डिफेंसिव स्पेल की वजह से डीमन हेड मरने से बच गया होता है। और ईडी सोच रहा होता है अगर ये इनके पास नहीं होता तो शायद से सर रेड यहाँ पे मारे जाते। और फिर हम देखते ह्यूमन आर्मी का वही बंदा हीरो की तरफ जाने लगता है और बोलता है तो आखिरकार हमारा नया हीरो क्रूएल हमें बचाने के लिए यहाँ पे आ ही गया। लेकिन तभी हम देखते जीरो कॉप कमांडर आगे बढ़ते हैं और उसको वहीं पे काट देते हैं। और जीरो कॉप कमांडर बोलते हैं तो तुम हो नए हीरो। और हम देखते क्रूएल बोलने लगता है सारे लोग मुझे इसी नाम से बुलाते हैं लेकिन मुझे लगता है मैं उसको डिजर्व नहीं करता। और तभी डीमन हेड बोलने लगता है मैंने भी इस बारे में सुना है, पता नहीं कि तुम्हारी आवाज़ सुन के मुझे कुछ जानी पहचानी लग रही है। क्या हम दोनों पहले मिल चुके हैं? चलो छोड़ो तुम बस अपना हेलमेट उतारो मैं तुम्हें पहचान जाऊंगा। और तभी क्रूएल बोलने लगता है तुम चाहते हो कि मैं अपने ओपोनेंट के सामने अपना हेलमेट उतार दूं, मैं इस चीज़ के लिए मना करता हूँ। और क्रूएल सोच रहा होता है पता नहीं कि उस बंदे को देख के मुझे काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर फीलिंग आ रही है। और डीमन हेड बोल रहा होता है इसका मतलब तुम नहीं उतारने वाले। और क्रूएल सोच रहा होता है मैं तो जीरो कॉप कमांडर से पहली बार मिल रहा हूँ तो आखिर मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है। और डीमन हेड बोलने लगता है अगर ऐसी बात है तो इस हेलमेट को मैं ही उतार देता हूँ। और डीमन हेड काफी स्पीड से हीरो के बिल्कुल पास पहुंच जाते हैं लेकिन हीरो बहुत मुश्किल से उसको डॉच करता है। और सोच रहा होता है ये सच में काफी ज्यादा तेज है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसकी मूवमेंट को नहीं देख सकता। और हम देखते हैं वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं जिसकी वजह से वो लोग पीछे की तरफ खिसकते हैं। और डीमन हेड बोल रहा होता है तुमने इसको डॉच कर लिया तो मतलब तुम फाइट के अंदर काफी अच्छे हो। फिर हम देखते हैं क्रूएल काफी तेजी से आगे बढ़ते उसके ऊपर अटैक करता है लेकिन डीमन हेड उसको डॉच कर लेता है। और डीमन हेड बोलने लगता है मुझे लगता है हीरो का टाइटल तुम्हारे लिए काफी ज्यादा है, मुझे शायद इस चीज को कंफर्म करना चाहिए। फिर उन दोनों के बीच में फाइट होने लगती है। क्रूएल सोच रहा होता है मैं ये चीज तो मानता हूँ कि जीरो कॉप कमांडर की स्पीड काफी ज्यादा है लेकिन अगर इसके अटैक की बात करी जाए तो उसके अंदर इतना ज्यादा फोर्स नहीं है। और हम देखते हैं अटैक की वजह से डीमन हेड का डैगर उसके हाथ से छूट जाता है। और फिर हम देखते हैं क्रूएल उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। डीमन हेड उसी के पास से एक डैगर निकाल के उसके अटैक को वहाँ पे ब्लॉक कर लेता है। और क्रूएल सोच रहा होता है मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या उसको मेरे साथ फाइट करने में मजा नहीं आ रहा जो काफी कम्फर्ट से मेरे ऊपर अटैक कर रहा है, लेकिन अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो मैं इस चीज का फायदा उठाने वाला हूँ। और हम देखते हैं डीमन हेड सोचने लगता है क्या उसको मेरे बारे में पता चल गया। और फिर डीमन हेड बोलने लगता है काफी ज्यादा बुरा है लेकिन आज के लिए यहीं पे खत्म होता है। और हीरो बोलने लगता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे ये बोलने की, अभी यहाँ पे कुछ भी खत्म नहीं हुआ है, तुम थे जिसने बॉर्डर को पहले क्रॉस किया। और फिर डीमन हेड बोलने लगता है यहाँ पे तुम थे जिसने 9th कॉप कमांडर को अटैक किया और हमारी लैंड को चुराया, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम थोड़े से के अंदर सेटिस्फाइड नहीं हो और इसलिए तुमने जैसा हमारे साथ किया हमने बिल्कुल वैसे ही तुम्हारे साथ किया। और चलो हम अपनी एनर्जी को वेस्ट करना बंद करते हैं और क्यों ना हम वापस अपनी अपनी टेरिटरीज के अंदर चले जाएं। तभी हम देखते हैं क्रूएल सोचने लगता है मुझे लगता है बंदा बिल्कुल ठीक बोल रहा है, वैसे भी इन लोगों ने हमारे लैंड के ऊपर कब्जा नहीं किया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं अगर हम वापस पीछे चल जाएं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे फाइट को जारी रखता हूँ तो शायद मैं जीरो कॉप कमांडर को मार पाऊंगा। डीमन हेड बोलने लगता है अगर हीरो तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा गुस्सा है तुम इस वॉर को कंटिन्यू करना चाहते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता है तुम्हारी जो आर्मी है वो इस वॉर को कंटिन्यू कर पाएगी। और जब क्रूएल अपनी आर्मी को देखता है तो उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है। और क्रूएल बोलता चलो ठीक है मैं अभी के लिए पीछे हटता हूँ। क्रूएल सोच रहा होता है अभी उन लोगों के अंदर काफी ज्यादा पावर बाकी है और हम लोग का यहाँ पे काफी ज्यादा लॉस हो चुका है, होशियारी इसी में कि हम लोग पीछे हट जाए। और फिर डीमन हेड वहाँ जाने लगता है और बोलता है चलो ठीक है फिर हम चलते हैं, शायद से हमारा मिलना वापस कभी ना हो। और वहाँ पे सारे सोल्जर्स बात करने लगते हैं सिर्फ हमारे जीरो कॉप कमांडर की वजह से आज हम उन लोगों को यहाँ से वापस भेज पाए। फर्स्ट कॉप कमांडर सोच रहा होता है मुझे समझ में नहीं आ रहा आखिर डीमन हेड यहाँ से पीछे क्यों हटे, अगर हम इसी तरह से अटैक कर रहे होते तो हम एम्पायर की लैंड के ऊपर कब्जा कर पाते। मुझे पक्का पता है इन्होंने फाइट को बंद किया है तो इसके पीछे भी एक रीजन होगा और मुझे ऐसी बात करके उनका मूड नहीं खराब करना चाहिए। और फर्स्ट कॉप कमांडर बोलते हैं डीमन हेड आपने काफी अच्छा काम किया, लेकिन हम देखते हैं कि डीमन हेड वहीं पे बेहोश हो जाता है और बोलता है मेरी ये बॉडी, मुझे इस पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। और फर्स्ट कॉप कमांडर सोच रहे होते हैं हाँ मैं इस बात को तो भूल ही गया था कि अभी भी इनकी बॉडी काफी ज्यादा कमजोर है, शायद यही वजह है कि ये इस फाइट से पीछे हटे क्योंकि अपने फिजिकल कंडीशन को जानते थे, क्योंकि अगर ये वहाँ पे हारते इससे सबसे ज्यादा लॉस डीमन आर्मी के कॉन्फिडेंस को होता। हम देखते वहाँ पे बैन आया था और बोलता है सर आपको क्या हुआ। फर्स्ट को कमांडर सोच रहे होते हैं सच में काफी ज्यादा इनक्रेडिबल है, ऐसी हालत में भी इन्होंने हीरो से फाइट करी। और अगर मैं ध्यान से देखूं तो जब से आए इन्होंने काफी कुछ अचीव किया है। सबसे पहले इन्होंने 7th कॉप कमांडर को मारा और उसके बाद इन्होंने हीरो को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने से रोक दिया। और उन सबसे भी बड़ी बात यह है कि डीमन किंग ने इनको रिक्रूट कर लिया। और सही बोलो तो मुझे उस वक्त काफी अजीब लगा था, लेकिन अगर अब बात करी जाए मुझे समझ में आ चुका है कि आखिर क्यों ये जीरो कॉप कमांडर है। और अब डीमन हेड आप जाके रेस्ट कीजिए, मैं यहाँ पे सब कुछ संभाल लूंगा। अब इसके क्या होगा हम नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।